जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिसर में। कैसे हो भाई, बताओ क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोग, बताइए। काफ़ी अरसों बाद हम लोग मिल रहे हैं। काफ़ी अरसों नहीं, 2-3 दिन बाद ही मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग हर एक जगह पे भैया ग्रुप डी का करा दो, ग्रुप डी का करा दो। जब से ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आया है तब से मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आए। मेरे वीडियो के कमेंट्स के नीचे भी बहुत मैसेज आ रहे थे कि भैया ग्रुप डी का सेट करा दो, ग्रुप डी का सेट करा दो। तो देखो भाई लोग, आपके सामने ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 1 हम लेके हाजिर हो गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 1, यानी कि आज की क्लास करेंगे हम, फर्स्ट क्लास है ये ग्रुप डी की हमारी। और इसमें टोटल हम 25 सवाल करेंगे, ठीक है। और वो भी 25 सवाल अच्छे अच्छे सवाल होंगे। आप बोल रहे थे जैसे बीएसएससी का मैं सेट करा रहा था, तो उसमें बहुत ऐसे भाई मेरे कमेंट कर रहे थे कि भैया आपका जो क्वेश्चन का लेवल करा है वो काफ़ी ईजी है जी आ रहा है। तो मैं अपने से नहीं दिया था, वो सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू था। क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वही तो कराएंगे ना, ऐसा नहीं कि ला के मैं सीजीएल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें अच्छे अच्छे लेवल का पता चला है कि सारा चीज़ें आपके सर के ऊपर से जा रही है, तो फिर वो मेरे कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ग्रुप डी में क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम बबुआ की तरह होगा। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम लग सकता है और उसमें कैलकुलेशन भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके आपको रेडी हो जाना है। और आज पहले हम लोग सेट करेंगे शुरू। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं ग्रुप डी के बारे में कुछ। जैसे आइए यहाँ पे ग्रुप डी का ये देखते थे एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका सामान्य विज्ञान हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य विज्ञान किसको, साइंस, जनरल साइंस होता है। उसके बाद से गणित जिसको मैथ्स बोलते हैं। ये है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। और ये है सामान्य जागरूकता एवं सम सम समायिकी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अफेयर। हिंदी देख रहे हो कितना तगड़ा है। तो हिंदी पे फोकस नहीं करना, बस समझना है कि ये हमारा जीएस का पोर्शन और ये करंट अफेयर का पोर्शन है। अब कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान से टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। वहीं हमारे गणित में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। और रीजनिंग हमारे 30 क्वेश्चन हो जाते हैं और 30 मार्क्स के हो जाते हैं। और ये जो दोनों मिला के 20 मार्क्स को होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के लिए। टोटल हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 100। नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 100। यानी हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। बट एक और चीज इन्होंने बता दिया है, 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उस क्वेश्चन का 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन तो आपका कटेगा ही पूरा पूरा मार्क्स, लेकिन जो सही हुआ होगा उसका भी 1/3 मार्क्स कट जाएगा, जिसको बोला है 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा गलत होने पे। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू था आपका, जो एग्जाम में पैटर्न बता दिया। बाकी चीज़ें इसमें पूरा आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही पढ़ाई करने का समय है। क्योंकि ऑलरेडी आप क्या फॉर्म फिल कर चुके हैं। फॉर्म फिल करने के बाद ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और ये चीज़ आपको मालूम है तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करना है और किस सब्जेक्ट को वेटेज के हिसाब से कितना हमें टाइम देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ से शुरू होगा टोटल 25 क्वेश्चन का सेट। यानी ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा हमारे टाइपिस्ट साहब बहुत छोटे छोटे में कर दिए हैं टाइप, कोई दिक्कत नहीं, आज मैनेज कर लेंगे। कल उनको बताते हैं हम कि थोड़ा बड़ा बड़ा रखेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये की उधार राशि ली, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद उन्होंने बैंक को 3,000 रुपये का भुगतान किया और 5 वर्ष के अंत में उन्होंने 5450 रुपये भुगतान किया और अपनी सभी बकाया राशि भुगतान कर दिया। तो ब्याज का दर बताना है, यानी हमें रेट परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट रेट हुआ उनका, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले वो क्या किए हैं, साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये कहीं बैंक से दिए हैं, ठीक है, ले लिए हैं। अब लेने के बाद ये करते हैं कि 3 साल बाद जाते हैं और वो 3,000 रुपये बैंक को दे देते हैं, ठीक है। 3,000 बैंक को दे दिए, यानी समझिए 7,000 में से 3,000 दे दिए। अब उनके पास अगर कितना पैसे हो गए, 4,000 समझिए। फिर हो जाते हैं पाँच वर्ष के अंत में, यानी 5 वर्ष के अंत में क्या है, यानी 3 वर्ष यहाँ और उसके बाद से 5 वर्ष डायरेक्ट ये मत काउंट कर दीजिएगा, यानी 3 वर्ष से इसमें ऐड कर दीजिएगा 2 वर्ष। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट अगर स्टार्टिंग से देखें तो 5 वर्ष, अगर इस 3 वर्ष से काउंट करेंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष के अंत में कितना दे देते हैं, वो 5450 रुपये दे देते हैं, भुगतान करते हैं। और अपनी सभी जितना भी बकाया राशि है इंटरेस्ट के साथ वो चुका देते हैं। तो जो इंटरेस्ट के साथ चुकाए हैं तो उस पर कितना परसेंट रेट लगा है वही पूछा है हमसे, ठीक है। निकालते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल हमारा जितना उन्होंने लेके आया, यानी 7,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने जमा कितना किया, पहले 3,000 रुपये जमा किया, फिर 5,450 रुपये जमा किया। तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी 8450। यानी देखिए मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल हुआ, ठीक है, और ये जो जमा होता है ना ये अमाउंट हो जाता है। यानी मान लीजिए हम 7,000 रुपये लेके आए और हम जमा कितने किए, 8450 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये देखिए 7,000 की चीज़ थी
और हम 8450 रुपये दे दिए, समझिए। तो हमें कितना रुपये ब्याज मिला यहाँ पे, पैसे में कितना रुपये ब्याज मिला, तो 7000 और इसका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा पैसे में ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना है, तो देखिए 8450 और 7000 यानी 1450 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। यानी जो सीधी सी बात है, जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1450 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट आपको मालूम ही है कि 8450 होगा, बट हमें ब्याज यहाँ पर निकल गया, ये चीज़ है। अब ब्याज निकल गया, आप बोलोगे जब ब्याज निकल ही गया, प्रिंसिपल निकल ही गया, तो आप रेट निकाल दोगे। तो रेट निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी घुमा दिया है, और घुमाया क्या है कि उन्होंने जो 2 किस्तों में दिया, पहले 3 वर्ष में इन्होंने पैसा दिया और फिर 5 वर्ष के अंत में दिया। यानी कहीं ना कहीं जो सिंपल इंटरेस्ट होगा यहाँ 2 बार लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, देखिए सबसे पहले अगर देखिए दोनों बार को मिला के हमें ब्याज कितना मिला, 1450 रुपये, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 1450 रुपये। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये होता है SI बराबर प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। पहली क्वेश्चन है इसलिए इतना टाइम लेकर बता रहा हूँ, बाकी इसकी नीड है नहीं है आप लोगों को मालूम है। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना था हमारा, 7000 रुपये, लिख देते हैं 7000 रुपये प्रिंसिपल था। रेट नहीं मालूम है, टाइम कितना है आपको मालूम है 3 साल, टाइम 3 साल है, बट्टे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा सोल्यूशन करने में आसानी होगा। आइए यहाँ देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद से प्लस, उसके बाद से 3 साल का हो गया। अब 3 साल होने के बाद इन्होंने बोला है क्या, जब 3 साल में इतना जमा करने के बाद फिर वो क्या किए कि 5 वर्ष के अंत में इतना रुपये भुगतान कर दिए। यानी 3 वर्ष यहाँ लिए और 5 वर्ष, यानी स्टार्टिंग से 5 वर्ष, यहाँ से लेकर 5 वर्ष, यानी गैपिंग कितने का हुआ, 2 वर्ष। तो अगले बार जाते हैं 7000 में अगर वो 3000 दे देते हैं तो बचा प्रिंसिपल ग्रुप में कितना, तो 7000 में से 3000 माइनस कर देंगे तो 4000 रुपये बचेगा। यानी प्रिंसिपल ग्रुप में 4000 रुपये बचेगा। और ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर 3 साल वहाँ 5 साल डिफरेंस, इन 2 साल टाइम लगेगा। रेट निकालना है और बटे में 100%। बस अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखिए 70 और 3 कितना होता है, 7 त्रिक 21 यानी 210 आर, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 80 आर। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्या, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 450। तो कहीं ना कहीं ये होगा 290 आर का मान कितना दे दिया है, 450। तो यहाँ पे माफ करना, यहाँ पे 1450 है, तो ये 1450 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काट देंगे, आर का मान काटेंगे तो देखो 1450 डिवाइड बाई 290। अब देखिए इसको काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 29 का 5 गुना कितना होता है 145। तो ये 5 बार में सीधे से कट जाएगा, तो हमारा रेट परसेंट कितना आ जाएगा, 5% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये बढ़िया लेवल का सवाल था, इसमें 2 बार सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 वर्ष के बाद दिया था, फिर 5 वर्ष के बाद दिया था। तो इस बार जो भी क्वेश्चंस होगा अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि आपको मालूम है ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछता है काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ये 12/8/2022 का शिफ्ट 3 में पूछा गया था, 22/8/2022 में जब ग्रुप डी की एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत भी होगा तो क्वेश्चन को दोबारा से बैक करके फिर दोबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे देखते हैं, यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 4 है रखने पर x का मान 3 होता है, तो y बराबर 6 रखने पर x का मान ज्ञात करें। सीधी सी बात है, बहुत ही सवाल होता है। देखिए इसको हम बेसिक से बताते हैं। अगर बेसिक से बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे, बेसिक से बनाते हैं तो यहाँ समझिए कि अगर मान लीजिए ये y³ - 1 है, जिसका क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x हो जाएगा, इसी का तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए या तो ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैसे लिख सकते हैं, यानी कहीं ना x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे ये लगा दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y³ - 1 का। अब देखिए जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, x बराबर में ये 1/में y³ - 1। जब ये हटता है तो इसके जब एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, जिसको हम कुछ भी मान सकते हैं, समझ लो ये मान लिया हम कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब जैसे जैसे जो दिया है मान रख लेते हैं। पहले y का, यहाँ पे y का मान कितना दिया है 4, तो y का मान 4, x का मान कितना दिया है 3, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। y का मान 4 दिया है, तो 4 का क्यू कितना होता है 64, 64 में से 1 गया कितना हो जाएगा 63, इंटू में a हो जाएगा। तो a का मान डायरेक्ट यहाँ पर निकल जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 6 3 18, यानी a का मान कितना आ गया 3 त्रिका 9 यानी 189। ठीक है, a का मान कितना आ गया 189। अब देखिए a का मान निकल गया पहला, फिर देखिए दूसरा सेम इसी को उठाते हैं और उस पर बनाते हैं। इसको उठाएंगे तो क्या होगा, फिर x बराबर 1/y³ - 1, और यहाँ पे कांस्टेंट a का मान हम निकाल दे कितना 189, तो यहाँ पे हो जाएगा 189। ठीक है, अब देखिए x का मान इन्होंने हमें निकालना है, तो x का मान दिया नहीं है, y का मान दिया है 6,
ठीक है, तो यहाँ पे x लिख दीजिए, y का मान 6, 6 का क्यू कितना होता है 216, 216 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा 215 इंटू में 189, ठीक है 189 ऊपर हो जाएगा तो x बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा 189 अपॉन में 215, यानी x का मान इतना आ गया। कहाँ है ऑप्शन देखिए 189 215 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं कांस्टेंट हटा के, उसके बाद से ये चीजें रख के आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा। देखिए इसको एक बनाने का ट्रिक होता है शॉर्ट ट्रिक, ये सारे कांस्टेंट बराबर हटाने की नीड नहीं होती है, बस समझना होता है कि उसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से अगर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, समझिएगा थोड़ा सा। जो हमारा ये स्मार्ट अप्रोच है इसमें कुछ नहीं कैलकुलेशन होता है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, कुछ नहीं करना है। पहले मान लीजिए यहाँ पे x1 ले लीजिए, इंटू में जो ये दिया है वैल्यू yq माइनस 1 लिख दीजिए, yq माइनस 1 और इसका वैल्यू 1, यानी समझिए 1 1, अब इक्वल टू मुझे क्या आ जाएगा x2, फिर निकालना क्या है yq, वही सेम yq माइनस 1 और ये 2, समझिए ये। अब सारे को जैसे जैसे वैल्यू दिया वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा, कुछ बराबर वराबर करने की झंझट नहीं है। x का मान यहाँ पर नहीं दिया, कितना दिया x का मान 3 दिया है, y का मान 4 दिया है, जैसे जैसे दिया रखते हैं। x का मान 3 रख दीजिए, y का मान 4 दिया है, 4 का क्यू 64 में से एक गया 63 बराबर में x2 नहीं दिया, यानी x2 समझो निकालना है हमें, इंटू में yq माइनस 1 यानी 6 का क्यू में 1 घटाए 216 में से एक जाएगा 215, बस। अब इसी का मान निकालना है तो इसको गुणा करें, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर में, अब ये समझिए कि ऊपर चल जाएगा 3 3 9 6 18 डिवाइड बाई 215 आ गया। कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी। तो उतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, तो 2 बार कर देना होता है, एक बार x से एक बार y से, फिर x1 y1 फिर x2 y2, बस यहाँ पर दिया जाता है कि किसका मान रखना होता है वही वाला यहाँ पे चिपका देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसकी विपरीत अंकों वाली संख्या के योग 99 है। ठीक है, यदि इन अंकों का अंतर 5 है तो वह 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है। ये बहुत इजी सवाल होता है, इसको हम बाई ऑप्शन सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, बट आपको बेसिक से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है 10x प्लस में y। इसको ऐसे लिखते हैं कि साइड से लिखते हैं, समझो मान लो इकाई के अंक y है तो दहाई के अंक पर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, यानी 2 अंकों की संख्या। आगे बोल रहा है 2 अंकों की संख्या और उसकी विपरीत अंकों का योग 99 है। इसके विपरीत अंकों का योग, अगर मान लीजिए ये है विपरीत अंक क्या हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा विपरीत अंक 10y प्लस में x। ठीक है, विपरीत अंकों का योग इक्वल टू 99, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 10x प्लस y, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस में x इक्वल टू में 99। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 10x और x यानी 11x हो जाएगा, फिर प्लस 11 y और 10y यानी 11y बराबर में 99 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 99, 11 से 9 बार में खत्म हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 9। यहाँ तक पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि इन अंकों का अंतर 5 है तो वह 2 अंकों की संख्या क्या होगी। इन अंकों का संख्या क्या है 5 है। हमने समझो स्टार्टिंग में अंक क्या माना था x और y, ये x है और y है, तभी तो हमने लिखा था कि ये देखो इकाई अंक y ले लिया था, दहाई अंक पर 10 लिया था। ठीक है, क्योंकि 1 2 अंकों की संख्या निकालनी थी हमें, जो बनानी थी, तो हमारी संख्या क्या थी x और y। तो देखो x प्लस वाई 9 है और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 5। अब यहाँ से मान निकल जाएगा, x का मान जब भी इस फॉर्मेट में दिया होता है तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दोनों संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी 9 5 14 के आधा करेंगे 7। y का मान करते हैं क्या, दोनों को घटा के आधा, यानी 9 में से 5 घटाओगे 4, 4 का आधा 2। ठीक है, अब हमारी दोनों संख्या क्या आई x y है, तो दोनों संख्या या तो 72 होगा या तो क्या होगा 27 होगा। दो ही बार तो बन सकता है, या तो पहले 7 रख देंगे फिर बाद में 2 रख देंगे, पहले 2 रख देंगे बाद में 7 रखेंगे। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, तो ऑप्शंस में क्या आपको 72 नहीं दिख रहा है, 72 तो है नहीं, क्या है 27, तो हमारा आंसर क्या होगा 27, क्योंकि 72 दिया नहीं तो 27 होगा। या तो दोनों एक बार में दे सकता है, नहीं तो कोई एक देगा कोई एक नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये रहा पूरा प्रॉपर बेसिक से। फिर बोलोगे भैया आप इसके ऑप्शन से भी बताने वाले थे, वो कैसे बनाएंगे, तो देखो मैं बताता हूँ इसको ऑप्शन से कैसे देखेंगे। ऑप्शन से बहुत इजी में बन जाएगा, जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन ना वैसे वैसे पढ़ो। जब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है और हमें निकालना क्या है। देखो मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ा तो एक लाइन ध्यान दिया, इसमें बोला है कि 1 2 अंकों की संख्या और उसकी विपरीत अंकों वाली संख्या का योग 99 है। ठीक है, मान लो कि 2 अंकों की संख्या कोई हमें उठाते हैं, सोचो पहले हम इसको हटा देते हैं, चलो 27 को छोड़ देते हैं, पहले 16 उठाते हैं, ये संख्या हो गया, इसके विपरीत का अंक यानी ये 16 है, इसका विपरीत अंक कैसा होगा 61। क्या ये दोनों को जोड़ने पर 99 आ रहा है, जोड़ो
7 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी 77 आएगा। हमें कितना चाहिए 99 चाहिए, तो यानी सी खत्म। ठीक है, पहला ट्रिक है जोड़ने का। इसको अपोजिट कर दो तो 81 हो जाएगा। ये 9 और 9 कितना हो जाएगा, ये देखो उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 99। समझो 1 और 8 1 9, यानी ये हो सकता है हमारा आंसर, डी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इसको अगर मान लो हम जोड़ेंगे तो अगर इसका अपोजिट करते हैं 38, यानी 8 3 11 हाथ में 1, 8 3 11 और 1 12, यानी कितना हो जाएगा 121, यानी कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगा, यानी बी खत्म हो गया, बी खत्म हो गया। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 7 2 9 और फिर जैसे देखो ये 7 और 2 यानी 9 9, सीधी सी बात है 7 2 9 7 2 9 99, ये भी हो सकता है। हमारा 2 ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ये या तो डी। ठीक है, पहले लाइन पढ़ने से 2 ऑप्शन हम क्या एलिमिनेट कर दिए। दूसरा लाइन पढ़ के देखते हैं। जब दूसरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है, यदि इन अंकों का अंतर 5 है। अब अंक जो हमारे अंक है उसका अंतर देख लेंगे कि 5 है कि नहीं। देखो यहाँ पे जो हम निकाले थे, देखो ये 18 हो गया हमारा 18। अब देखो इन अंकों का अंतर 5 है, 1 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है 7, हमें चाहिए कितना 5, यानी खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका अंकों का डिफरेंस देख लो, 2 और 7 का डिफरेंस क्या है 5, यानी दोनों सेटिस्फाइड कर दिया। जोड़ने पे भी 99 आ जा रहा है और इनको डिफरेंस भी 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इतना ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी। 10x और 10y लेके डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हो और कम सेकंड में बना सकते हो। ठीक है, मजा आ रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बड़ा कर ले रहे हैं क्योंकि टाइपिस्ट भाई साहब बहुत छोटे छोटे कर दिए हैं। आप लोगों की इतनी बड़ी बड़ी आंखें नहीं है कि आप लोग ये चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ज़्यादा ऊपर हो गया क्या, नीचे कर लेते हैं। कह रहा ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 20%, 45% और 55% की कमी की गई है। लगातार 3 महीने में क्या हुआ, कमी हुआ, लेकिन चौथे वर्ष के महीने में 50% में वृद्धि हो गई। क्या बात है भाई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत की उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई। सबसे ईजी सवाल है, इसको आप रेशियो मेथड से बना सकते हो। देखो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, यानी कहीं कहीं चीज 5 से लेके कितना हो जा रही है 4, क्योंकि कमी हो रही है। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5 9 45, यानी 9/5। ठीक है, अब बोलोगे 9/5 कैसे लिख दिया, तो 45% हटता है तो 100 आता है। 5 से काट दो 9 और इसको काट दोगे 5 से कितना काटोगे 20, यानी 9/20 होगा। ठीक है, 9/20, यानी कोई ना कहीं क्या होगा 20 की चीज 9 की कमी हो रही है तो कितने में जाएगी 11 में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फिर 55% की कमी हो रही है तो 55/100, यानी 5 से काटोगे तो 11, फिर 5 से काटोगे 20, यानी 20 में 11 की कमी हो रही थी, कितने में जा रही है 20 में 11 कमी हो रही है 9 में जा रही है। बस तो ये तो है लगातार जो महीने में क्या हो रही थी कमी हो रही थी। बट एक लाइन इन्होंने दिया है और वो लाइन क्या है पढ़ते हैं। लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि हो गई, यानी चौथे महीने में क्या हो रहा है वृद्धि हो जा रही है। यानी कोई चीज 50% की वृद्धि, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, यानी 2 से 3 हो जा रही है, यानी ये 2 से 3 हो जा रही है। बस अब कैलकुलेट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले जो काटता है दिख रहा है उसको काट देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 से काट देगा हमको 2 बार में, ये 2 से काट देगा 10 बार में। ठीक है, अब गुणा करते हैं। देखिए 10 5 50, 50 में 2 से गुणा करोगे 100, यानी 1 0 आ जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। ये हमारा 1000 हो जाएगा। इसको गुणा करते हैं, यानी 9 3 27, 27 में 11 से गुणा करना है तो पहले 7 7 2 9 और फिर जाता है 2, यानी 297। यही तो पूछा है कि उसकी कीमत देखो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी हुई। मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे, ये देखिए कलर ये कितने हैं 1000 से कितने हो रहे हैं 297, यानी कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो सबसे पहले हमारा जो इंक्रीज वाला ऑप्शन होगा खत्म हो जाएगा। इंक्रीज है यानी 2 ऑप्शन से ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब कितने की कमी हो रही है तो इनमें 3 जोड़ोगे 300 हो जाएगा, यानी 703 की कमी हो रही है। 703 की कमी हो रही है कितने पे तो 1000 पे, इंटू में 100% लगा देंगे। लो अब देखो इसको काटेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म। जब भी नीचे 10 आ गया यानी 0 आ गया तो एक पीछे से एक अंक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाता है। तो सीधी सी बात है 700 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 70.3% की क्या हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि कमी हो रही है तो डिक्रीज होगी कहाँ होगा तो ऑप्शन नंबर है। तो ये सवाल इजी था, इसमें कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट था जो इसमें कैलकुलेट करना था, बाकी आप इजी वे में रेशियो मेथड से निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, अगर उसमें बोलता है क्या समकोण त्रिभुज, यानी सीधी सी बात है समकोण त्रिभुज क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका अगर एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है, निकालने का होता है। बट देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, अगर क्योंकि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ट्रिपलेट बनेगा, और ट्रिपलेट बनेगा जहां भी ट्रिपलेट बनेगा तो जो भी हमारा आंसर आएगा 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा 6 का मल्टीपल होगा। बोलोगे भैया कैसे होगा? जैसे मान लो ये हो गया 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 हो गया, तो सही सीधी सी बात है, देखो 4 और 3 को गुणा करोगे कितना होगा? 12। ठीक है, 12 हुआ। अगर मान लो अगर हम निकालते हैं, एरिया निकालते हैं तो क्या होता है 1/2। अगर मान लो बेस हमारा 3 है और ये हमारा क्या है, अगर हाइट मान लो 4 है, क्योंकि हाइपोटेनस की जरूरत नहीं होती है, बेस और हमारा यही तो चाहिए होता है। अगर मान लीजिए ये हमें दे रखा है और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, अगर मान लो ये हमारा 3 है और ये 4 है, तो डायरेक्ट यही तो निकालते हैं 1/2, 4 इंटू में 3, इसकी नीड नहीं होती है, 4 इंटू 3 होता है। तो देखो, तो सबसे पहले ये होता है क्या कि 2 तो 1 2 से काट देता है, बट यहाँ पे आएगा क्या 6। अब देखो कोई भी ट्रिपलेट ले लो, दुनिया का कोई भी ट्रिपलेट ले लो, 6 का मल्टीपल ही होगा, कुछ भी ले लो। जैसे बोलो भैया 8 15 17, ये भी तो ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 जरूर होता है। देखो गुणा करें, अगर मान लो 1/2 करते हैं और 8 इंटू 15, 2 से काम खत्म हो जाएगा, 4 यानी 15 चौका 60। देखो 60 6 का मल्टीपल होता है कि नहीं? तो सारा होता है, कुछ भी अगर नहीं विश्वास है तो वेरीफाई कर लेना। तो जो भी हमारा आंसर होगा क्या होगा, वो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल देख लेते हैं। 85 6 का मल्टीपल होता है? नहीं होता है। 90 होता है? बिल्कुल होता है, 15 6 90। 98 होता है? नहीं होता है, खत्म। 96 होता है? होता है, 16 6 96, यानी 2 ऑप्शन मिल गए। जब 2 ऑप्शंस मिल गया तो क्या करते हैं उस समय में एक चीज लॉजिक लगाते हैं और 4 का मल्टीपल देख लेते हैं। क्योंकि देख लिया, अगर मान लीजिए 6 का मल्टीपल है तो कहीं ना कहीं वो 4 का भी मल्टीपल होता है। तो जब 2 मिल जाते हैं तो उसमें हम क्या यूज कर लेते हैं, 4 का मल्टीपल। 90 4 से कटता है? नहीं कटता है, यानी 96 कटता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन चाहिए बनाओगे टाइम लगेगा। मैं अभी बेसिक से भी बताऊंगा, लेकिन देखना उसमें कितना टाइम लगता है और ऑप्शन से कितने कम समय में कर लिया। चलो मैं इसको बेसिक से भी बना के दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे है राइट एंगल ट्रायंगल, मैं बनाता हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कह रहा है क्या, मान लो हम इसको x मानते हैं। ठीक है, अगर इसको मान लो x मानते हैं तो कह रहा है यदि कर्ण एक भुजा से 4 सेंटीमीटर ज्यादा और दूसरी भुजा से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, मान लो 1 सेंटीमीटर, दूसरा अगर मान लो इससे अगर मान लो 8 सेंटीमीटर ज्यादा है तो x + 8 रख लेते हैं, और दूसरे से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसको कम कर लेंगे, यानी x + 4। तो अब देखो दोनों में यहाँ पे वेरीफाई हो गया। वेरीफाई कैसे होगा, देखो यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, एक इकाई से 4 इकाई बड़ा है, यानी x + 4 में 4 जोड़ोगे तो x + 8 आ जाएगा, ये भी सही है। और दूसरी भुजा से 8 बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं x में 8 जोड़ोगे तो x + 8 हो जाएगा, दोनों वेरीफाई हो गया। अब देखो x का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, x + 8 का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, दोनों छोटी भुजा का साइड का स्क्वायर का योग, यानी ax स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर। चलो अब भाई साहब ऐसे आप इसको कैलकुलेट करना। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर नीचे आओगे तो 2 मान निकलेंगे x का, या तो एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव वाला मान होगा वहां पर हम x का मान रख के फिर यहाँ पे फिर पाइथागोरस लगाएंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। फिर उसका एरिया निकाल देंगे 1/2 इंटू में b इंटू h करके निकालोगे आ जाएगा। तो ये खुद से कैलकुलेट कर लेना। ये है दूसरी मेथड, पहला मैंने ऑप्शन से बता दिया, दूसरा ये निकाल लेना। तीसरा एक होता है थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो हमें मालूम है कि ट्रिपलेट बनेगा, और ट्रिपलेट बनेगा तो हम ऐसा ट्रिपलेट देखते हैं जिसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखो ये तो हटा देते हैं इसको, ऐसा हम ट्रिपलेट देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या दिया, एक तो x हो गया, फिर x + 4 दे दिया, फिर x + 8 दे दिया। तो हम ऐसा ट्रिपलेट देखते हैं जिसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 4 हुआ, फिर यहाँ इसके बीच का डिफरेंस 4 हुआ, और इसके बीच का डिफरेंस 8 हुआ। अब ऐसा ट्रिपलेट होता कौन है, तो आपको मालूम है कि 3 4 5 क्या होता है, एक एक का डिफरेंस होता है। यहाँ पे जब मैं 3 4 5 लेता हूँ ट्रिपलेट, ये होगा 3, ये होगा 4, ये हो गया 5। ठीक है, 3 4 5 हुआ, समझो। तो इसमें कितने का डिफरेंस होता है, 1 का। इसमें डिफरेंस कितना होता है, 1 का। इसमें डिफरेंस कितना होता है, 2 का। बट हमें कितना चाहिए यहाँ पे, 4 का। तो क्यों ना हम इसमें 4 से गुणा कर दें। तो 4 से गुणा करेंगे तो 3 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12। 4 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16। 4 में 5 से गुणा करेंगे कितने होगा, 20। अब देखो, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8। वेरीफाइड कर देगा कि नहीं, यानी हमारा ट्रिपलेट कौन सा होगा, 12 16 20। 12 16 20 कितना इजी वे में निकल गया। अब देखो यहाँ पर वही मान, जब वहां पर भी निकालोगे ना तो x का मान हमारा 12 ही आएगा। जब स्टार्टिंग में निकालोगे आप, जब आप निकालोगे स्टार्टिंग में तो हमारा x का मान 12 ही आएगा। कहाँ पे आएगा, जब ये वाला फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे। वो फॉर्मूला क्या था, x + 8 का स्क्वायर बराबर में क्या था, x² प्लस में x + 4 का होल स्क्वायर। जब ये निकालोगे ना तो यहाँ पे x का मान एक पॉजिटिव में आएगा जिसका वैल्यू होगा 12। निकाल लेना, निकाल के वेरीफाई कर लेना, आ जाएगा। बाकी ये है हमारा ट्रिपलेट से, बस यहाँ पर रख दो 12, 12 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20, 12 में 4 जोड़ोगे 16, हो गया। लगा दो फॉर्मूला 1/2, यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा 12, बेस कितना हो जाएगा 16, गुणा कर लो 2 से कितना हो जाएगा 6, तो 16 6 96। लो आ गया ऑप्शन नंबर सी।
एक क्वेश्चन बनाने का तरीका कितना हुआ, 3। समझ रहे हो, ये होता है भैया से पढ़ने का फायदा। क्योंकि ऐसा देखो, मैं तो यहाँ भी ऑप्शन से उड़ा के निकल जाता, बहुत कम समय में निकल जाएगा, बट यहाँ पे मैंने 5 मिनट लिया, किस लिए, ताकि अगर एक तरीका भूल भी जाओ, क्या पता वहां पे ये भी ऑप्शन ऐसा आ जाए जो 4 से कटे, फिर क्या करोगे, ऑप्शन होगा यहाँ, अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो ऑप्शन तो फेल हो जाएगा। फिर हमारा ये आएगा बेसिक तरीका। अगर बेसिक तरीका, सबसे पहले ये ट्रिपलेट यूज करो, अगर ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा है तो फिर बेसिक तो है ही है। तो मैंने 3 तरीके से बता दिया ये क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, एकदम फील आ जा रहा होगा क्वेश्चन देख के कि हाँ ग्रुप टी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि कक्षा के छात्रों का एक विशेष परीक्षा में औसत अंक कितना है, 80 है। ठीक है, यदि 5 छात्रों को जिनके औसत अंक 40 है हटा दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई कक्षा में कोई आदमी है, समझो विशेष, उसका औसत अंक कितना होगा परीक्षा में, जो पेपर का ही औसत समझ लो 80। अब कह रहा है कि 5 छात्रों जिसका औसत अंक 40 है, उन लोगों का क्या आया, हटा दिया गया। अब कह रहा तो शेष छात्रों का औसत अंक 90 हो जाएगा। जब ये 5 लोगों को हटाने के बाद से क्या हो रहा है, शेष छात्रों का औसत अंक क्या होता है, बढ़ जा रहा है। फिर कह रहा है कि परीक्षा में बैठे गए छात्रों की संख्या ज्ञात करें। इजी सवाल है, बस थोड़ा लैंग्वेज ऐसे घुमा दिया है ना कि आपके दिमाग में लगा कि ऐसा क्या सवाल पूछ दिया है, कुछ नहीं है। लेट मैंने ऐसा समझते हैं, समझो अगर यहाँ पे हमारा अगर छात्रों की संख्या मान लो मैं x मानता हूँ, तो इन लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बोला तो है कि कक्षा के छात्रों के एक विशेष परीक्षा में औसत अंक कितना है, 80 है। तो x छात्र है, छात्र नहीं मालूम है, उसका औसत 80 है। फिर बोलता है भाई साहब कि यहाँ से क्या हो रहा है, 5 छात्र निकल जा रहे हैं। जब 5 छात्र निकल जा रहे हैं तो ये जो 5 छात्र निकल रहे हैं तो औसत कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। ठीक है, अब जो हमारा फाइनल हो रहा है, यानी समझो अगर 5 थे तो x - 5 यानी x में से 5 निकल रहे हैं, तो फाइनल में कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। बस अब इसी को कैलकुलेट कर देना है। देखो कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 80 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80x। ठीक है, माइनस, क्योंकि इसी से छोड़ के जा रहे हैं ये, ठीक है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, और बट्टे में टोटल हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, अगर टोटल हम देखें तो कितना हो रहा है, सॉरी टोटल एवरेज नहीं, टोटल संख्या कितने लोग हैं, पहले x थे, अब घट के कितना हो जा रहा है, x - 5, तो हो जाएगा x - 5, और कितना हमारा संख्या हो जाए, एवरेज कितना हो जा रहा है, 90। बस अब देखो इसको एक लाइन में भी बताऊंगा कि एक लाइन में कैसे किया जाता है, बस खाली समझना है यहाँ पे। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा, अगर हम कैलकुलेट करें इसको तो ये हो जाएगा 80x, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा, 80x माइनस में 200 बराबर में 90x, और ये माइनस में कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 यानी 450। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखो, अगर मैं काटूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 यहाँ पे 80x है, इधर ले लेता है तो ये हो जाएगा -10x, फिर यहाँ पे देखो -450, और इधर प्लस में हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पे -10x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, -250, तो ये माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो x का मान 25 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट था, बाकी और कुछ नहीं था, इजी था। सीधी सी बात है कि यहाँ पे x बच्चे थे जिनका औसत 80 था, उसमें से 5 बच्चे हैं जिसका औसत 40 था, जो निकल जाते हैं, यानी टोटल बच्चे में से 200 बच्चे अपने निकल गए। फिर टोटल बच्चे कितना हो जाते हैं, x यहाँ पे थे तो 5 कम हो रहे थे, x - 5 थे, जिसके पास एवरेज कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसका समझाने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन करो, समझो कि मान लो कोई बच्चे हैं, मान लो कि ये हमारा रूम है, इस रूम में कुछ क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, अब बच्चे कितने हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन इन बच्चे का ये मालूम है कि बच्चे का एवरेज कितना है, 80 है, औसत 80 है। वैसे क्या होते हैं कि मान लीजिए इसमें से कुछ बच्चे होते हैं, जैसे 5 बच्चे हैं जो निकल जाते हैं, जिनका एवरेज कितना था, 40, यानी वो 40 लेके जाएंगे, टोटल लेके कितना जा रहे हैं, 200 लेके जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे थे 5 निकल गए, लेके गए कितना, 200। समझना, हमारे पास अगर मान लो कुछ बच्चे थे लेके गए कितना, 200। अब जो ये 200 लेके गए ना, अब हमारे टोटल एवरेज पर कितना इफेक्ट पड़ा, कितना इफेक्ट, पहले 80 था अब 90 हो जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारा एवरेज कितना हो रहा है, 10 बढ़ जा रहा है, 10 बढ़ जा रहा है। तो जो लेके गए सारे लोगों में बटेगा, 10 सारे लोगों में बढ़ जाएगा 10। अब देखो, अब हमें नंबर पता कितना चलेगा कि जो इतने में है उसमें है कितना। पहले मान लो x थे, उसमें से 5 चले गए, यानी बच्चे कितना टोटल, x - 5, तो यही तो है, x - 5 का वैल्यू दे रखा है, 200 बटे में 10। अब निकाल लो इसको, अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म, तो x बराबर 5 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 25 आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे समझना था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ रहे हो। एवरेज का ऐसा मतलब सीन होता है कि क्या होता है, सारे लोगों को इक्वल किया जाता है। जब भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लगे, सब लोगों को इक्वल कर दो, इजी वे में बन जाएगा। क्योंकि बस एवरेज का खेल ही होता है कि अगर मान लो इधर कम है, अगर इधर ज़्यादा है, तो उन लोगों को खींच के लाके बराबर करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और मजा आया होगा। जब मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, ये नहीं कि एकदम फ्लो में आपको पढ़ते जाना है, तो वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x अंकित करता है, ठीक है, और उस पर 40% की छूट प्रदान करता है और छूट वाले मूल्य पर 70% के बेट लगाने के बाद उसको 255 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो x का मान बताएं। देखो इसको हम बना देंगे रेशियो मेथड से। एक होता है रेशियो मेथड से जब पढ़ोगे ना तो वहां पर होता है क्या, देखो जब हम दो चीजें होता है, अगर मान लो अगर हम कोई सीपी पर कोई चीज निकालते हैं, ठीक है, तो सीपी और हम किसका लेते हैं, एसपी का रेशियो लेते हैं। एक और चीज होता है, एक होता है सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक है, और एक होता है जानते हो क्या, एमपी अपॉन एसपी का रेशियो। कि सबसे पहले ध्यान देना कि जब भी अगर हम लोग छूट मिलता है तो छूट किस पे काउंट करते हैं, मार्क प्राइस पे, समझ रहे हो। मान लो कोई संख्या है 100 रुपये उसका मार्क है, उस पर हम 10% का छूट दिए तो कितना रुपए में जाएगा, यानी 90 रुपये में जाएगा। और प्रॉफिट किस पे होता है, तो वह कॉस्ट प्राइस पे, यानी कॉस्ट प्राइस अगर मान लो कोई की चीज़ अगर 100 रुपये है तो उसको हम 10% प्रॉफिट लेना है तो जाएगा कितना, 110 रुपये। तो वही चीज़ है यहाँ पे एट द एंड में पूछा क्या है, देखो तो हमें क्या है 255 रुपये में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बेचता है। अब अभी स्टार्टिंग में बोला मैंने क्या, छूट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, तो हम यहाँ पर किसका रेशियो ले लेंगे, एमपी रेशियो एसपी। बस अब ये कितना मार्क करता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो क्वेश्चन दिया वो पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, अंकित करता है और उससे 40% की छूट प्रदान करता है। समझो मार्क प्राइस कितना था, मैं मान लेता हूं मार्क प्राइस 100 था, ठीक है, 100 था, 100 पे अगर 40% की छूट देता है कितना में जाएगा, 60 में जाएगा, ठीक है। अब देखो और वो छूट वाले मूल्य पर 70% का बेट लगाता है। बेट समझते हो क्या होता है, बेट लगाता है। मान लो कि छूट होगा, अब समझो कोई छूट अगर मान लो कि समझो दो चीजें होता है, एमपी से एसपी में गया तो मान लो 60 रुपये, अब समझो हमारे लिए एमपी हो गया। अगर मान लो अगर छूट हो गया, अगर हम दे दिया, अगर हमको उस पर बेट लगाना है, बेट लगाना यानी हमारे समझो कि 60 रुपया हो गया हमारे पास वो एमपी, अब उस पर भी बेट लगाना है। बेट लगाना कितना हो रहा है, 70% का बेट लगाना है। तो समझो ऐसे समझाता हूँ, अगर मान लो ये 100 था तो 70 का बेट लगाया कितना हो जाएगा, 170। यही समझना था कि बेट लगाने में क्या होता है, बढ़ता है, समझ रहे हो। मान लो कोई चीज़ है उस पर हम बेट लगा रहे हैं और कोई चीज़ हम उस पर छूट देने डिस्काउंट दे रहे हैं, समझ, तो वहां पे घटता है, बेट लगाने पे बढ़ता है। बस कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेट करने का तरीका, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कहीं ना कहीं 10 10 कितना होता है, 100, ठीक है। और कितना होगा, 17 25 85, 17 छके 102, एक और बार काटते हो, 2 से काटोगे 50 बार में, 2 से काटोगे 51 बार में। देखो ये हमारा क्या हुआ, मार्क प्राइस, ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। एक और चीज ध्यान देना है, इनमें क्वेश्चन में एक चीज दिया है जो हम लोग ध्यान नहीं दे, दिया है क्या, लगाने के बाद क्या उसे 255 रुपये में बेचता है। बेचना इन द क्या, बेचना इन द सेंस सेलिंग प्राइस, यानी 255 रुपये में बेचता है क्या, ये देखिए, यानी 51 का मान कितना हो जाएगा, 255, और हमें निकालना क्या हो, एक्स का मान, यानी हमें मार्क प्राइस का मान निकालना है। बस तो यहाँ पर निकाल दो, यहाँ पर 255 का मान कितना हो जाएगा, 51 इंटू में 50 का मान निकाल देना है। बस देखो 51 से काटोगे 5 बार में, 50 पचे 250, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए बबुआ कितना बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज का खेला था और ये पूछा कहाँ है, देखो आरपीएफएसआई में पूछा है, समझ रहे हो। तो सारे प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन मिलेगा, वो भी टॉप नोच कंपाइलेशन। ऐसा नहीं है कि इजी में एक एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा, टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो टाइम लगता है, सीधी सी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज एंड ट्रेपेजियन में जिसमें बी परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर पैरेलल है एडी और एसी बराबर सीडी है। यदि एंगल एबीसी बराबर 98 डिग्री है, एंगल बीएसी बराबर 32 डिग्री है, तो एंगल एसीडी का माप पता है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये तो होता है, कहाँ गया भाई साहब, ये जिसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, ये हमारा हो गया भाई साहब ट्रेपेजियम। देखो कितना प्यार से बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। मान लो पहले ये देख लेते हैं। देखो जब भी होता है अगर ये नंबरिंग करना होता है ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इधर उधर लिखने में, तो एक दो लाइन पढ़ना होता है, थोड़ा आगे पढ़ लेना। यहाँ पे बोला है बीसी पैरेलल एडी, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों आमने सामने में पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे रखो, मान लो हमको इसको ए करते हैं, इसको डी करते हैं, ठीक है, और इसको बीसी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ए बी सी डी, यानी बीसी पैरेलल एडी है, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब आगे वाला लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है क्या, फिर कह रहा है कि एडी बराबर एसी है, एडी बराबर एसी, एडी बराबर में एसी, एडी बराबर में एसी, यानी एक यहां से क्या हो जाएगा, एरो खींच जाएगा। देखो यहां से एक प्यारा सा लाइन खींच देते हैं, एसी बराबर में एडी, ये आपस में बराबर है, कौन, एसी बराबर है किससे, एडी से, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर है। अब जो जो बोला है वैसे लिख देते हैं। एंगल एबीसी 98 है, एंगल एबीसी यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 98, ठीक है। एंगल बीएसी 32 है, बीएसी यानी ये वाला एंगल 32 डिग्री है, ठीक है। अब निकालना क्या, एंगल एसीडी, ठीक है, एंगल एसीडी, खाली एक कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। एसीडी कहाँ है, एसीडी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो
1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं ना, क्या होता है, चलो 1 2 इसमें प्रॉपर्टीज होता है। और प्रॉपर्टी होता है वो होता है क्या, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला एंगल ध्यान देना, थोड़ा बहुत कलरिंग में सिखाता हूँ। ये एंगल, ये एंगल, ये देखो ये बन गया एक ट्रेंगल, ट्रेंगल बन गया। यानी ट्रेंगल का तीनों योग का योग कितना होता है, तीनों एंगल का योग कितना होता है 180। यहाँ पे कितना है 98, यहाँ पे कितना है 32। 98 में 32 ऐड करो कितना हो जाएगा, कितना 130। और 130 में यहाँ पे ऐड करोगे कितना हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं, कलर ले लेते हैं, सीधी सी बात है। तो 130 और यहाँ पे ऐड कर दोगे 50 तो हो जाएगा 180। तीनों एंगल का सम 180 होगा। जब ये 50 है तो देखो एक प्रॉपर्टीज होता है कि जब ये वाला एंगल एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि जब आपस में पैरेलल होते हैं और ये वाला एंगल काटते हैं तो ये वाला एंगल ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। वैसे ही सेम ये y है तो ये y है, ठीक है। ये तो लाइन एंड एंगल का प्रॉपर्टीज होता है, ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक मंगाना, उसमें सारी चीज दिया गया है, ठीक है। देखो तो ये वाला एंगल बराबर है। अब देखो यहाँ पे एक और लाइन बोला था जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, और वो पढ़े थे क्या थे, एडी और एस, क्या बोला, एडी और एस, सॉरी एडी और एसी बराबर क्या है सीडी, एसी बराबर सीडी, यानी एसी बराबर सीडी है हमारा, एसी बराबर सीडी, सॉरी एसी बराबर सीडी। कहाँ है एसी, ये वाला एंगल। देखो इतना प्यार से समझाएंगे ना बोर्ड का चीजें इस्तेमाल करके। ये हो गया एसी और ये हमारा क्या है सीडी, ये आपस में बराबर है। अभी मैंने बताया कि जो ए एंगल होगा ये एंगल होगा, यानी इसके एंगल के सामने क्या है 50, तो इसके एंगल के सामने क्या हो जाएगा 50। देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50। फिर अब क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये ट्रेंगल बन गया, देखो ट्रेंगल बन गया। तो ये 50 ये 50 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। और यही पूछा था 80 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। समझो 3 4 5 मिनट लेके मैंने इतना प्यार से समझाया, इतना प्यार से समझाने वाला क्वेश्चन नहीं था, बट ये थोड़ा क्वेश्चन था कि आपको एक बार में अगर चीजें समझ में आ जाएगी तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप प्रॉपर आसानी से बना पाओगे, ठीक है। इसलिए इसमें टाइम लिया, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा क्या, एक किसी कार्य का 33 से 1/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। टाइम एंड वर्क सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि भाई साहब ये क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा पूछता है, ग्रुप डी में करोगे तो करोगे क्या। चलो ठीक है पढ़ते हैं। ए किसी कार्य का इतना % भाग 10 दिनों में पूरा करता है, और बी उसी कार्य का 1/4 30 दिनों में करता है, ठीक है। चलो बनाते हैं यहाँ पे। ए मान लो 33 सहित 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 33 सहित 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, यानी कहीं ना कहीं ए जो है 1/3 भाग कितना दिन में 10 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल काम, एक काम कितना हो जाएगा 30 दिन, तो ये कितना दिन में करेगा 30 दिन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। और कह रहा है बी उसी कार्य का 1/4 भाग 30 दिनों में कर रहा है, यानी समझो बी किसी एक कोई कार्य है, समझो 1/4 कितने दिन में कर रहा है 30 दिनों में, तो टोटल काम कितने करेगा, ये गुणा हो जाता है, यानी 3 चौका 12 यानी 120 दिन में करेगा। तो बी का कितना आ जाएगा 120, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। ए बी सी मिलकर सामान्य कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों लोग जब एक साथ मिलते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, बस। अब सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम, एलसीएम लेके इन लोगों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सारे 120 को काट देगा, सीधी सी बात है, तो हो जाएगा 120, 3 चौका 12, 120 से एक बार में 12 देंगे 120, यानी ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 1 और तीनों का एफिशिएंसी 10। तो देखो सी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए का एफिशिएंसी कितना है 4, बी का 1, तो देखो दोनों को मिला के 5 है और ये टोटल 10 है, यानी सी का एफिशिएंसी कितना जाएगा 5, यानी ए का 4, बी का 1 और सी का 5, यानी एफिशिएंसी का हमारा मान निकल गया। टोटल वर्क भी मालूम है 120 है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में जो बोला है पढ़ते हैं। यदि ए प्रत्येक दिन, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको छोटा कर लेते हैं, कह रहा है यदि ए प्रत्येक दिन काम करता है तथा बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी कार्य सहायता करते हैं, जिसमें पहले बी और बी ए की सहायता करता है। समझ में आया लाइन पढ़ने के बाद से क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लो ए जो है स्टार्टिंग से वो कार्य करता है, ठीक है, ये प्रत्येक दिन यानी डेली काम करता है, लेकिन बी और सी हरामखोर है। ये क्या करते हैं, पहले बी आता है उसके साथ, फिर जब बी काम करके निकल जाता है फिर सी आता है, समझ रहे हो। तो ऐसे समझो, मान लो पहले दिन कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है,
देखो पहले दिन ए काम कर रहा है, इसी के साथ पहले दिन में कौन आता है, बी आता है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर काम कर रहा है। फिर अगले दिन बी हट जाता है, ये तो करेगा ही करेगा, फिर अगले दिन क्या आता है, सी आता है। सेम ऐसे ही होगा, फिर ये तो करेगा ही करेगा, जब सी हट जाएगा तो फिर बी आएगा, फिर अगले दिन ऐसे होगा, जब बी हट जाएगा तो क्या होगा, सी आएगा। यानी कहीं ना कहीं देखो तो दो दिन बाद हमारा क्या एक साइकिल बन जाता है, यानी 2 दिन बाद फिर काम को रिपीट हो जा रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं अगर 2 दिन का हम डायरेक्ट काम निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखो 2 दिन का काम निकालते हैं, तो एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 और 1 5, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 5, और फिर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 और 5 9, यानी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, यानी 2 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है हमारा, 14 काम हो रहा है। तो ये हमारा 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 14 काम। हमें टोटल काम कितना करना है, 120। जब 120 ऐसे होता है तो हम ऐसे निकालते हैं, या तो इसके नजदीक जाते हैं, ठीक है, या तो इसके बराबर जाते हैं। तो 14 का पहाड़ा में 120 आता नहीं है तो नजदीक जाएंगे, इसके आगे काम नहीं कराना है, हमें इतना ही काम कराना है। तो 14 8 कितना होता है, 112। तो यानी सीधी सी बात है, इधर भी 8 से गुणा कर देंगे और इधर भी 8 से गुणा कर देंगे। देखो इधर भी 8 से गुणा कर देंगे, इधर भी 8 से गुणा करेंगे, तो काम कितना हो जाएगा हमारा, 16 दिन। और ये काम कितना हो जाएगा, 14 8 कितना होता है, 112, ठीक है। 112 काम कर दिए। देखो 16 दिन तक काम हो गया, ठीक है, 16 दिन यानी 2 दिन तक, यानी सी तक काम हो गया। अगले दिन ये दोनों लोग आएंगे, ए प्लस बी आएंगे अगले दिन काम करने। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये दोनों लोग मिलके 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। 112 हो गया, 5 और काम कर देंगे, यानी 17 दिन में कितना काम हो जाएगा, 117, ठीक है। अब देखो, अब जो अगले दिन में ये दोनों लोग मिल के आएंगे, तो दोनों लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9 काम कर रहे हैं, बट हमें कराना कितना है, 3 ही काम, क्योंकि 120 करना है, 117 हो गया, यानी 3 काम करना है। तो लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा जाता है ऐसे सवाल में। पहले एक ये 17 दिन हो जाएगा, जो लेफ्ट काम, जो बचा हुआ काम ऊपर लिखते हैं, यानी बचा हुआ काम कितना है, 3, और जो कराना होता है जितना, मतलब जितना एफिशिएंसी होता है उसको नीचे लिखते हैं। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9, तो 3 से काट दो, यानी 17 सहित 1/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखे बबुआ, ये बढ़िया सवाल था, ठीक है। इसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत घुमाया था, बट लेकिन अगर आप एक लाइन पढ़ लोगे अच्छे से, कि यहाँ पे ध्यान से पढ़ लोगे क्या कह रहा है, कि ए का साथ बी और सी दे रहे हैं, पहले दिन बी आता है दूसरे दिन सी आता है, तो आराम से अल्टरनेट एज वाले कंसेप्ट पे ये बना के ईजी में बना लोगे। मजा आया क्वेश्चन देख के? उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ों को सीखने में काफ़ी मजा आ रहा होगा, और हर एक क्वेश्चन में नए नए चीज़ों को सीखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करते रहना है, ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट भी जरूर करना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि अर्धवार्षिक 12% प्रति दर से 18 महीने के लिए इतना रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या चक्रवृद्धि निकालना है, और अर्धवार्षिक रूप है। जब भी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोले यानी हाफ ईयरली बोले, दो चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए, और दो चीजें क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर रेट आएगा और सबसे पहले टाइम आएगा। जब अर्धवार्षिक बोले तो रेट आधा हो जाएगा, यानी 12% का रेट आधा 6% हो जाएगा, और टाइम हमारा 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे 18 महीना बोला यानी 36 महीना हो जाएगा। 36 महीना, एक साल में 12 महीना, 36 महीना यानी 3 साल, यानी टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 ईयर। बस अब जो बोला है इजी वे में निकाल लोगे। सबसे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी सीधी सी बात है, देखो इसका सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना आएगा, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना आएगा, निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे आसान है कि उसका रेट क्या होता है, चेंज नहीं होता है, हर साल सेम रेट लगता है, यानी 6% 3 साल के लिए कितना होगा, 18%। तो सिंपल इंटरेस्ट 18% निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए या तो आप सक्सेसिव का यूज करो, या तो आप रेशियो का यूज करो। रेशियो का यूज करोगे तो यानी क्या, समझो कि 100 का चीज अगर मान लो 6% बढ़ रहा है, यानी 106 हो रहा है, तो ये 3 साल के लिए तो क्यू कर दो भाई साहब, और इसका क्यू कर दो, और ऐसे बनाओ, लंका लग जाएगी, इतना टाइम लगेगा, और बाद में आप या तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे, या तो ऐसे इरिटेट होकर क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सक्सेसिव से निकालेंगे। सक्सेसिव से निकालने का तरीका क्या होता है, पहले 6% का 2 बार सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो 6% का 2 बार सक्सेसिव निकालने का हम तरीका बनाए हैं क्या, जब भी रेट अगर इजी वे में दिया है तो 6% बोला है, तो 6% बोला है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 का 2 गुना कर देते हैं यानी 12, और एक पॉइंट लगाते हैं, फिर 6 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36, यानी 2 साल का रेट इतना आ गया, बट 3 साल का निकालना है तो और क्या करेंगे, फिर 6% लगा देंगे, प्लस में 12.36 इंटू में 6 अपॉन में 100, लो अब निकाल दो, आ जाएगा। तो 12 6 18.36 ये हो जाएगा, फिर प्लस इसको गुणा कर लें, 6 का 36, हाथ में 3 छतरी 18, और 3 21 के एक हाथ में 2, 12 6 72 और 2 74, और बट्टे में 100, और यहाँ पे पॉइंट लगा है। देखो अब ये 2 पॉइंट है तो ये पॉइंट घसक के यहाँ आ जाएगा, तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18.36, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0.7416। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे वहीं हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ऐड करते हैं ये 6 हो जाएगा,
यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 4 10 हाथ में 1, 7 3 10, 1 11 हाथ में 1, और कितना हो जाएगा ये 0 है, ठीक है। तो 8 और 1 9, यहाँ पे हो जाएगा 19.1016, यानी हमारा इसका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा परसेंटेज में, 19.1016, ये आ गया। लो, ये सारा राम कथा मिटा देते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए और बताने के लिए सारे निकाला, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है। देखो यहाँ पर जब हम एक लाइन पढ़ेंगे और वो पढ़ाएंगे क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 18%, यहाँ पे ये है, इन दोनों का डिफरेंस यानी इनको घटा देंगे, यानी कहीं ना कहीं आ जाएगा 1.1016, ठीक है। टोटल हमें कितना दे रखा है, प्रिंसिपल इतना दिया है, इसी का इतना परसेंट निकालेंगे, हमारा दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 1 और 5 को 0, 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं ये 100% का मान है, और निकालना कितना है 1.1016। बस, या तो इस पर डिजिटल सम लगा लो, डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल लोगे। देखो अगर यहाँ पे अगर पॉइंट हटाते हैं हम तो नीचे का 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, अब यहाँ पर कितने 5 0 है, 1 2 3 4 5, तो 5 0 काट दो, 1 2 यहाँ से कट जाएगा, 1 2 3 यहाँ से कट जाएगा, बचेगा नीचे 10। तो ये हमारा टोटल संख्या कितना है 11016, और नीचे 10 है तो पीछे से एक अंक के बाद से एक पॉइंट लगा देंगे, यानी पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आंसर आ जाएगा 1101.6, 1101.6, 1101.6, 1101.6 का है 1101.6, 11 ये है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बढ़िया सवाल था, बस यहाँ पर सीआई के परसेंटेज निकालने के लिए हमें टाइम लगा, बाकी उसमें कैलकुलेशन करने में कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया था बहुत इजी दिया था, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन देख के मजा आ रहा होगा, ठीक है, अंदर से फील आ रहा होगा कि हाँ ग्रुप डी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। भाई साहब ग्रुप डी में जो मैथ्स पूछता है ना, सिस्टम हिला देता है, सिस्टम बोलते नहीं, जो सीजीएल लेवल में भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, वैसे वैसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछता है, ठीक है। तो ग्रुप डी का हल्के में नहीं लेने का, ठीक है, अपना अलग ही रोला चलता है ग्रुप डी का। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देख रहे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, देखो 6 का पावर पूछा है, समझ रहे हो, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। ए के पावर 4 प्लस में 1/a के पावर 4 इक्वल टू में 34 दे रखा है, तो ये निकालना है, इजी सवाल होता है। देखो यहाँ पर अगर a के पावर 4 बट्टे में a के पावर 4 बराबर 34 दिया है, तो सबसे पहले हम पहले a का स्क्वायर करेंगे, जब a का स्क्वायर निकल जाएगा तो उसका होल क्यों निकाल देंगे, तो a के पावर 6 आ जाएगा। इजी है, समझना होता है। देखो दो चीजें होता है, एक तो क्वेश्चन में दिया क्या है और एक क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। तो दिया है जो निकाल दिए हैं, अब ऐसे हमें क्वेश्चन में जो पूछा है उसको कैसे निकालना है वो चीजें सोचना है। तो पहले इसको स्क्वायर निकालते हैं, जब इसको स्क्वायर निकालते हैं तो कुछ नहीं करते, a प्लस a का स्क्वायर जो हमारा वैल्यू दिया है ना, ऐसे रूट लगा देते हैं, इस वैल्यू को लिख देते हैं, अगर प्लस में आते हैं तो यहाँ पे +2 करके निकाल देते हैं, अगर वही माइनस में आता है तो -2 कर देते हैं, तो ये हो जाए कितना √36, और √36 निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा a² प्लस में 1 पर a² बराबर में 6, तो ये आ गया। अब इसी का होल क्यू कर देंगे तो a के पावर 6 आ जाएगा। होल क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखो अगर मान लो a + 1/a बराबर n दे रखा है, तो अगर हमें निकालना होता है a² प्लस में 1/a² तो कुछ नहीं होता, n² -2 कर देते हैं। अगर वहीं अगर मान लो इसका क्यूब निकालना होता है, a³ + 1/a³ निकालना होता है, तो ये होता है n³ माइनस में 3n, ये अलजेब्रा में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का होल क्यू कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a के पावर 6 बट्टे में a के पावर 6 बराबर में n³ माइनस में 3n, ठीक है, आ जाएगा। देखो अब n के जगह पे क्या होगा 6 का क्यू कितना होता है 216, माइनस 6 में 3 से गुणा करोगे 18, तो 216 में 18 को करोगे तो 198 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में आप लोगों को, सॉल्व एकदम हाउस द जोश, पूरा हाई रहना है, लो नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 पाइप X और Y एक टंकी को क्रम से 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी भर जाती है तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप नहीं खुला है। समझ रहे हो कितना तगड़ा सवाल है भाई साहब। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था, मुश्किल से 2% बच्चे ने उस टाइम इसको क्या हुआ अटेम्प्ट किया था। इस लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, बस एक लाइन समझना है और वो लाइन पढ़ना है। यहाँ पे मैं वो लाइन आपको डिनोट करके दिखाता हूँ, और वो लाइन क्या है देखो, वहाँ पे ये लाइन बताते हैं। कह रहा है खोला जाता है, और देखो यहाँ पे मान लो पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। समझ रहे हो, मान लो पहले दोनों पहले भर जाता है, जब भरने के बाद जब दोनों पाइप लगता है, जब एक साथ खोलने के बाद, तब उस टाइम लगता है यार तली में तो कोई छिद्र है, छिद्र जिसको हम लोग भोजपुरी में छेद बोलते हैं कि कोनो छेद बा, जाने की वजह से कितना देर लग रहा है
48 मिनट अधिक लग रहा है, समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहले हम दिखते हैं कि पहले भाई टंकी कितने घंटे में भरेगा, ठीक है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों को लेते हैं। यानी मान लो एक्स है, एक्स टंकी को कितने देर में भर रहा है भाई साहब, 21 घंटे में भर रहा है, ठीक है। और वाई टंकी को कितने भर रहा है, 24 घंटे में। इसका अगर हम निकालते हैं तो 7 त्रिका 21 और 8 त्रिका 24, 3 3 कॉमन हो जाएगा, तो 8 से 56 और 56 का 3 गुना 168, ठीक है, ये होगा, ठीक है। 5 3 15 150 और 6 3 18 168, यानी 21 का 8 गुना और 24 का 7 गुना। एक्स का एफिशिएंसी 8, वाई का एफिशिएंसी 7, यानी एक्स 8 से भर रहा है, वाई 7 से भर रहा है, ठीक है। अगर ये टोटल इतना भरने में तो कितना समय लगेगा, तो अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम होता है समझो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 168 है, भरना कितना है 8 7 15 में। चलो इसको काटते हैं, काटेंगे कैसे, 5 से काटेंगे 3 से काट, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 11 5 55, 1 सहित 5, ठीक है। ये इतना घंटा लगेगा, बट हमें यहाँ पे क्या 48 मिनट दिया है ना, यहाँ पे मिनट, तो हम भी इसको मिनट में कर लेते हैं। तो ये 11 घंटा अगर 1/5 को मिनट में करना है तो 60 से गुणा कर लो, यानी यहाँ के 12 बार में कट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं टंकी भरने में कितना देर लगेगा, 11 आवर 12 मिनट, ठीक है। ये तो कैसा है, जब छिद्र नहीं है। बट ये देखा गया कि पाइपों के एक साथ खोलने का पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण 48 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। अगर छिद्र ना हो तो इतने देर में टंकी आराम से भर जाएगा, ठीक है। बट छिद्र होने की वजह से 48 मिनट अधिक लग रहा है, तो इसमें हम 48 मिनट और ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो टोटल कितना देर आ जाएगा, 12 आवर, ठीक है। अब देखो 12 आवर आ गया, तो अब 12 आवर कब आया, जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। टंकी कब भरेगा, जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ये तो एक्स और वाई भी करेंगे और इसके साथ ये खाली भी करता रहेगा, तब 12 आवर लगेगा। तो अब इसके बाद से हम निकाल लेंगे, क्या बोला, जब टंकी भर जाती है तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा, ठीक है। जब टंकी भर जाता है तो जो एक सिंगल छोटा वाला रिसाव है उसको कितना देर में खाली करेगा वही निकालना है। तो फिर एक बार और लगा लेते हैं भाई साहब, देखो एक बार और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कितने देर में भर रहा था, 21 आवर में, वाई कितने देर में भर रहा था, 24 आवर में। तीनों मिलके कब कर रहे थे, एक्स प्लस वाई, और ये घटा क्या कर रहा था, निकाल रहा था, जो छिद्र वाला काम कर रहा है निकालने वाला काम कर रहा था। जो जेड कितना हो जाएगा, 12। बस अब इसका एलसीएम ले लेंगे भाई साहब, देखो सेम 12 जो काट जाएगा कि नहीं, 12 का 12 12 चौड़ा 168 ही आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 168। 21 का 8 गुना, 24 का 7 गुना, 12 एकम 12, 12 चौका 48, यानी 14। अब देखो इन दोनों का एफिशिएंसी आ गया हमारे पास, एक एक्स का एफिशिएंसी 8, वाई का एफिशिएंसी 7, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स का 8, वाई का 7, ठीक है। अब देखो जेड का एफिशिएंसी क्या रखेंगे, 14 आ जाएगा, यहाँ पे 8 7 15 हो जाएगा, तो जेड का एफिशिएंसी यानी देखो 8 7 15 में से ये एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 14, एक घटेगा तो 14 आ जाएगा, यानी जेड का एफिशिएंसी कहीं ना कहीं क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो जेड का एफिशिएंसी यानी जो छिद्र आ रहा है उसका एफिशिएंसी कितना, जो छिद्र पानी निकाल रहा है उसका एफिशिएंसी कितना है, 1। तो वही पूछा है कि तो कितने समय में उस रिसाव खाली, अगर मान लो पूरा टंकी भर जाएगा तो मान लो कि जो रिसाव है वो कितने देर में टंकी को खाली कर देगा। तो सीधी सी बात है, जब खाली कर देगा तो हमें टाइम निकालना होता है, तो वर्क अपन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 168, और इसका भाई साहब का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 1 खाली कर देगा, यानी सीधी सी बात है 168 घंटे में क्या करेगा वो टंकी को खाली कर देगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल था, देख लो सवाल किस लेवल का है। पहले तो भाई साहब ये निकालना है कि कितने दिन में भरेंगे, बट भाई साहब जब छिद्र हो जाता है जिसकी वजह से ये 48 मिनट एक्स्ट्रा लाएंगे, फिर ये तीनों लिंक मिल के इतना दिन में ये निकालते हैं, तो इसका यहाँ से हम मान निकालते हैं, फिर दोनों का एफिशिएंसी निकाल के ये तीसरा का एफिशिएंसी आता है, और जो एफिशिएंसी आता है उसके हम लोग टोटल वर्क यहाँ पे निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई, समझ रहे हो क्वेश्चन का लेवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले ये बुक के बारे में हम आप लोगों को बता दें। रेलवे ग्रुप डी गणित ये है, हमारे मास्टर साहब आदित्य रंजन सर का बुक है। दूसरे है रेलवे गणित रीजनिंग का ये है, फिर तीसरे है सामान्य विज्ञान, और ये ग्रुप डी, ठीक है। इसका ये देखो, ये जो हमारा है इसका 1 और ये 2 और ये हमारा क्या 3, इसका फ्री पीडीएफ हमारा ये वाला चैनल कहाँ है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाले पे जाओगे ना, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, इस पे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड हो गया है, ठीक है। देखो इसका अगर मान लो कि आपके पास समझो भाई साहब, चलो हमारे जैसे हो, चलो पैसा नहीं है हमारे पास जितना कि हम आपको इसको क्या करेंगे प्रिंट आउट करके निकाल के हम पढ़ पाए, तो आप इजी वे में क्या करो, इसका आराम से अपना जो भी फ़ोन है या मोबाइल है उसका यूज करो, और उसका जो भी क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको लगाओ, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है, आप सोच रहे हो कि चलो एक काम करते हैं इसका हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो प्रिंट आउट निकालोगे तो इसका 200 क्या है 30 पेज है, प्रिंट आउट निकालोगे तो कितना रुपये लग जाएगा, गाँव में भैया 1 रुपये लेता है ये प्रिंट आउट करने में, तो 230 रुपये आपको लग जाएगा। बट इसको इससे बढ़िया प्रिंट आउट निकालने से बढ़िया क्या करोगे, 125 रुपये में इसको फ्लिपकार्ट से मंगा लोगे, 125 रुपये में इतना बढ़िया 250 पेज, समझो 230 का पेज क्वालिटी के साथ 125 रुपये में आपके पास मिल जाएगा।
सोचो। और एक और खास बात बता दें इस वीडियो में कि इसका हम जो है ना ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ जितना इसमें पूछा है ना, जितने टॉपिक्स है इसमें और जो जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कराऊंगा AR पब्लिकेशन वाले चैनल पे, तो आपका भाई कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सारे लोगों के पास ये बुक होना चाहिए उस टाइम, क्योंकि भाई मैं उस टाइम कराऊंगा तो उसी टाइम हम क्वेश्चन दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है, तो बाकायदा वो बुक होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को बनाओगे। अगर बुक एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो इसका ऑलरेडी PDF दिया गया है, PDF से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मेरा मानना है तो बुक बनाओ। बुक मंगाने से एक चीज़ होगी कि बुक के अंदर ही सॉल्यूशन कर लोगे, जो भी चीज़ें होगा छोटा मोटा, क्योंकि क्रिप्स एंड इजी वे में सॉल्यूशन दिया है, तो वहीं पे आप सॉल्यूशन करके क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। बाकी अगर मान लो ये वाला रेलवे गणित, रेलवे आपका जो विज्ञान है, इसका आपका फ्री PDF कब मिलेगा, जब इस वाले टेलीग्राम पे 22 लाख कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इसकी फ्री PDF में मिल जाएगी और करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। बाकी इसका सेट जो है ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ, इस पे इसी में से क्वेश्चन में निकाल कर करा रहा हूँ। अगर आपको सेट लगाना है तो इसको इस बुक को भी मंगा सकते हो, ये फ्लिपकार्ट में इजीली में अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात, ये बुक हर किसी के पास होनी चाहिए और बहुत जल्द ही इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं हम AR पब्लिकेशन पे, और इसका कंप्लीट में सोल्यूशन कराने वाला हूँ। भाई इस लेवल का क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज वन शॉट वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट परसेंटेज, पूरा कंप्लीट प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिगो, जो भी हो ज्योमेट्री सारे कंप्लीट कराएंगे इस वाले बुक को, ठीक है। तो ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो आप लोग ये फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या, ये है, मान लो ये संख्या है, इसको P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होना चाहिए। चलो ये वाला निकालने का सबसे तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 4.567, इस पे क्या है, बार है। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले पूरा लिख लेते हैं 4.567। अब जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस कर लेते हैं। बार किसके ऊपर नहीं है, 45 के ऊपर, 45, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है, बार कितना है, 2 अंकों का है, तो 2 अंकों बार है तो 2 9 आ जाएगा, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा बस। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ पे 45 22 डिवाइड बाई 990, कटेगा किसी से, काट के देखते हैं, 11 से कटेगा, ऊपर वाला 4 2 6 5 2 7 11 से नहीं कटेगा, 9 से 5 4 9 9 से कटेगा, 2 से काट के देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 2 4 2 2 4, फिर यहाँ पर 2 6 12 2 1 2, फिर इसको काटेंगे 2 4 8, फिर 19, फिर 2 19 से 2 9 18, फिर उसके बाद 2 5 10, यानी हमारा कितना आ जाएगा 22 61 डिवाइड बाई कितना होगा 445। अब देखिए सबसे पहले नीचे हमारा ऑप्शन में क्या आएगा 445, 110 से खत्म, 4 यहाँ पे भी 165 खत्म, यानी ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। अब यहाँ पे 4 बार, यानी इसको ये 4 बार में जाएगा, तो 4 से गुणा कर लेते हैं भाई साहब, देखिए 4 से गुणा करते हैं तो 5 चौका 20 की हाथ में 2, 9 चौका 36 और 2 38 हाथ में 3, और 4 चौका 16 3 19 1980, तो 1980 यहाँ पे आ जाएगा कितना 1, फिर यहाँ पर 16 में से 8 गया 8, ठीक है, 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 9 गया 2, यानी ये हो जाएगा 495, यानी कहीं ना कहीं हमारा आ जाएगा 4 सहित कितना आ जाएगा 281/495, 4 सहित 281/495, ऑप्शन नंबर ए। तो ये है सवाल, इजी सवाल होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, कंफ्यूज जिसमें आपको दिक्कत हो, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ बाकी और ऐसे एक और चीज़ मैं बताने वाला था, बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो हमको बकायदा पर्सनली मैसेज करते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जो इंस्टा आईडी दिया था तो उसमें भाई साहब आप लोग जेन्युइन चीज़ें पूछा करिए, ऐसे कोई चीज़ें करिएगा तो उसमें मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। बहुत ऐसे लोग भाई अफंड जाते हैं कि भाई आप रिप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि पर्टिकुलर हर लोगों को रिप्लाई दिए, ठीक है। हमारा ये इंस्टा आईडी है ANURAG फिर _729, ये लिख लेना आपके पास, और जो भी क्वायरी हुआ यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी और सी किसी व्यवसाय को क्रमशः 10,000 और 12,000 रुपए और 15,000 रुपए की राशि में क्रमशः 5 6 और 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ में एक हिस्सा इतना है तो कुल लाभ ज्ञात करें। पार्टनरशिप का सवाल होता है, बहुत ईजी होता है। सबसे पहले ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, रेशियो कर लेते हैं। यहाँ पर 3 0 3 0 खत्म कर देते हैं, 3 0, यानी ए बी सी का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, ए बी सी का रेशियो कितना हो गया, पहले 10 12 15, ठीक है। अब देखो राशि क्रमशः 5 6 9 महीने के लिए निवेश करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला आता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो जो हमारा ये है ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पे इनटू में टाइम से इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो टाइम से इसमें गुणा कर लेते हैं। टाइम कितना है, ये 5 साल के लिए है, दूसरा कितना है 6 साल के लिए है, तीसरा कितने साल का है 9 साल के लिए, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, इसका हमारा क्या आ जाएगा
प्रॉफिट आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 पचे 50, ये 12 छक 72, ये हो जाएगा 15 और 135, ये कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए ये का हिस्सा कितना दिया है, 2500 रुपये दिया है, ये का हिस्सा 2500 रुपया। तो कहीं ना कहीं जो 2500 है हमारा, ये कितने का मान है, 50 का मान है, और निकालना क्या है, टोटल का निकालना है। तो ये हो गया 50 और 135, 185, 185 में 72 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 2 7 8 7 15, हाथ में एक और 2, यानी 257, यानी हमें 257 का मान निकालना है, इंटू में 257। चलो इसको काट देते हैं, 0 से 0 खत्म, 5 से कट जाएगा, 50 25 50 बार में ये 0 हो जाएगा, 7 पचे 35 के बाद हाथ में 3, अब 25 पचे 125 और 3 128, यानी आंसर हमारा कितना जाएगा, 12,850। कहाँ है 12,850, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, पार्टनरशिप का सवाल था, बस आपको ये मालूम होना चाहिए फॉर्मूला कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, इन लोगों को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ए का प्रॉफिट दे ही रखा था, टोटल का प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन किससे है ये, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे ट्रिगो से। चलिए यहाँ पे देखिए, साइन प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस खाली इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तोड़ते हैं, देखिए साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर हो जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस में 2 साइन ए, इंटू में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस में 2 कॉस ए, इंटू में सेक ए। देखो सारे जगह प्लस प्लस है, तो माइनस का कहीं खेल ही नहीं होगा। ऑप्शन में यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस से खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस से खत्म, यानी 2 ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो माइनस में कोई ऑप्शन जो दिया ना ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू हमारा नहीं आएगा। अब 2 आ गया, 2 निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो 2-3 चीजें जो आपको बहुत आसानी से चीजें दिख रही होगी। यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है, दोनों को ऐड करिएगा तो क्या होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू में क्या होता है, 1, तो हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 साइन है कॉस है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पे है सेक स्क्वायर है। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है पढ़ना है। यहाँ पे जब साइन ए होता है ना, तो इसको रिवर्स करते हो तो 1/cos ए होता है। सेम ऐसे ही होता है, अगर मान लो अगर यहाँ पे cos ए है और इसको रिवर्स करते हो तो 1/sec ए हो जाता है। अगर यहाँ पर tan ए है, इसको रिवर्स करते हो तो 1/cot ए हो जाता है। और सेम ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर cosec है तो 1/sin है, यहाँ पर sec है तो 1/cos है, यहाँ पे cot है तो 1/tan है। ठीक है, तो देखो यह वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। ये cosec का यहाँ पे देखते हैं 2, यहाँ पे sin ए हो जाएगा, यहाँ पे sin है, और इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 में क्या, हम या तो यहाँ पे cosec ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम sin ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cosec है, सीधी सी बात है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin ए, तो ये sin ए खत्म हो जाएगा। फिर प्लस सेम वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 cosec ए है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा cos ए और इंटू में 1/cos ए, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 2, और ये वाला वैल्यू हमें मालूम है सेक स्क्वायर है, यहाँ पे cosec स्क्वायर है। अब जैसे जैसे वो लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस में 2 और यहाँ पे प्लस में 2, फिर आ जाएगा क्या cosec स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखते हैं 2 2 4 1 5 हो जाएगा, प्लस में cosec स्क्वायर ए और फिर प्लस में सेक स्क्वायर है। कहाँ है हमारा आंसर, 5 प्लस cosec स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको और बनाने की भी नीड नहीं है, सारे में स्क्वायर था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर था नहीं तो ऐसे ही खत्म हो जाता, क्योंकि हमको मालूम था कि cosec स्क्वायर है और सेक स्क्वायर ये रहेगा, क्योंकि उसको ऐड करने में कुछ हमें वैल्यू निकल के नहीं आता है। तो ये भी ऑप्शन से एलिमेंट से आप निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, बाकी वैल्यू पुटिंग से बनाओगे लेकिन उसमें भी टाइम ज्यादा लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 2000 रुपये में 2 शर्ट खरीदी, यदि वह एक शर्ट को 20% लाभ पर और दूसरे शर्ट को 80% लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता है। एक लाइन पढ़ते हुए ये मेरे को समझ में आया, और वो क्या कह रहा है कि जब वो 20% लाभ पे और दूसरे को 80% लाभ पे बेचता है तो दोनों का शर्ट का बिक्री मूल्य क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। बिक्री मूल्य इन द सेंस आपको क्या समझ में आया, सेलिंग प्राइस आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सेलिंग प्राइस निकालते हैं, मान लो पहले शर्ट को हम x मानते हैं। ठीक है, अगर x मानते हैं और पहले शर्ट पे 20% का लाभ होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कहीं ना कहीं 5 की चीज कितना में जा रहा है 6, ये बराबर है किसके, y के, दूसरे शर्ट के। दूसरे शर्ट को कितने पे 80% पे बता रहा है, 80% का वैल्यू होता है 8/10 यानी 4/5, यानी कोई ना कोई चीज 5 से कितने में जा रही है, 9 में जा रही है। अब इसको बराबर कर देंगे तो ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो 6 बराबर में क्या हो जाएगा 9y। तो इसका अगर हम रेशियो में लेते हैं तो x/y
तो देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 और y का वैल्यू 6, तो इसको काट भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 दूना 6। ठीक है, ये हमारा आ गया किसका रेशियो, x और y का रेशियो आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या, एक व्यक्ति 2000 रुपये में 2 शॉर्ट कर दिया, यानी हमारा सीपी का रेशियो यहाँ पे आ गया 2 है, यानी 3 और 2, और यहाँ पे ये देखो रेशियो में कितना है 3 और 2, पैसे में कितना है 2000। तो अगर सीधी से माने हम निकाले 2 शॉर्ट है, अगर पहले शर्ट को x मानता हूँ और दूसरे शर्ट को y मानता हूँ, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 का मान 2000, तो 1 का मान 4000, यानी 3 का मान कितना हो जाएगा 4 3 12000, और यहाँ पे 12000 यानी 20000 में सॉरी 1200 होगा ना, 2000 है ना भाई साहब, 2000 है, तो 1 का मान 500, तो इसका हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 800, यानी सीपी का रेशियो आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर सीपी का रेशियो आ गया तो हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है, अब कह रहा है यदि अगर वह पहली शर्ट को 30% लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% लाभ पर बेचता है, तो दोनों का बिक्री मूल्य का योग निकालना है लाभ पर। अब देखिए लाभ पर बेचे मतलब क्या, सीपी पे होता है तो लाभ होता है ना, अगर सीपी में कोई चीज हम प्रॉफिट पे बेचते हैं तो एसपी आता है, तो ये हमारा सीपी आ गया। अब देखो हमें एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने पहले पे 30% का लाभ हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो 1200 रुपये है ये अपने आप का 100% का मान है, और 30% का 130 का निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहाँ पे निकल के आया कितना, देखो 0 हो जाएगा, और 12 3 36 के हाथ में 3 और 12 3 15, यानी इसको कितना रुपए में बेचेगा 1560 रुपये में बेचेगा, और दूसरे को 25% लाभ पाएंगे, 800 को 25% 200 होता है, यानी सीधी सी 1000 रुपये में बेचेगा। बस ये 2 निकल गया। अब जो ये 2 निकल गया तो हमें पूछा क्या है वो निकाल लेंगे हम इजी वे में, और जो पूछा है देखिए क्या बोला है, तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य का योग कितना होगा, यानी दोनों शर्ट का सेलिंग प्राइस का योग बोला है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 1500 और 1000 यानी कहीं ना कहीं 2560 रुपये हो जाएगा, दोनों का योग कहाँ है 2560, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो यहाँ पर बस एक लाइन पकड़ना था कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर था, जब सेलिंग प्राइस वहां से बराबर किए तो हम वहां से सीपी का मान लिए, और सीपी का यहाँ से मान निकाल के फिर उसको जितना % का प्रॉफिट हो रहा था उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस जाएगा, सेलिंग प्राइस को दोनों का योग भी बोला था, तो दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड कर दिया तो हमारा योग आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज पीक्यूआर के, और कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का रेशियो दे रखा है 3 और 2, यदि ए बी बराबर 12 है, बीसी बराबर 10, एसी बराबर 9 है, तो क्यूआर की लंबाई बताना है। जब भी अगर सिमिलरिटी लगता है ना सिमिलर, तो सिमिलर में ये चीज होता है कि अगर मान लो कि अगर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3 और 2 एरिया दे रखा है, तो साइड का स्क्वायर ही होता है एरिया। ठीक, अगर मान लो एरिया समझो यहाँ पे 9 दे रखा है और हमें 4 दे रखा है, और इसको हमें साइड निकालना होता है, तो कुछ नहीं करते इसको रूट लगा देते हैं, यानी हमारा साइड कितना जाएगा 3 और 2, और वहीं हमें एरिया से क्या साइड से एरिया में जाना है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, यानी 9/4। तो ये सिमिलरिटी में होता है कॉन्सेप्ट जो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना लेते हैं सिमिलर। चलो भाई साहब एक ये ट्रायंगल हो गया, और सेम इसी का एक और बना लेता हूँ। चलो यहाँ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर में कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी ट्रायंगल बन सकता है। चलो 2 ट्रायंगल हो गया। अब पहले ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे बोला क्या है ए बी सी, यहाँ पर QPR, तो जैसे ए बी सी लिखे वैसे ही QPR लिखना, QPR, ऐसा नहीं कि PQR निकालना फिर ढूंढते रह जाओगे मान नहीं आएगा, तो जैसे बोला है वैसे लिखना होता है। चलो आगे इन्होंने बोल रखा है क्या, इन दोनों का रेशियो दे रखा है, ABC का मान लो एरिया कितना 3 है और इसका 2 है। ठीक है, AB बराबर 12, AB बराबर 12, BC बराबर 10, फिर आए क्या है AC बराबर 9, यानी AC बराबर 9। पूछा क्या है हमें QR की लंबाई, यानी ए वाला पूछा है, यानी समझो इसको हम x मान लेते हैं। ये वाला क्या पूछा है QR की, सॉरी ये है भाई साहब ये वाला यानी x का मान, ये वाला मान निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी भी मैंने बताया जब भी अगर साइड निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, साइड निकालना होता है तो इसका रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, या तो ऐसे करते हैं कि साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया लिख लेते हैं, कितना है हमारा 3 है और ये 2 है। अब साइड का स्क्वायर कर लेंगे, यानी ये वाला मान निकालना है, तो ये वाला में AC का मान कितना है AC, यानी 9 का स्क्वायर कर लो 81, और यहाँ पे x का स्क्वायर कर लो, बस अब कुछ नहीं करना है। देखो 3 से काट दो 27 बार में, तो यहाँ पे x स्क्वायर कितना आ जाएगा 54, तो x का मान कितना हो जाएगा 9 6 के 54, तो 9 में 1 3 बाहर आ जाएगा और रूट 6 आ जाएगा, यानी x का मान 3√6 है, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत इजी सवाल था, सिमिलरिटी का सवाल था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पर अगर एरिया दे दिया है तो इसको हम साइड का स्क्वायर करेंगे तो दोनों एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, और उसका x का मान निकाल लेंगे हम, बराबर हो जाएगा। ठीक है दोनों, क्योंकि अगर मान लो साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया हो जाता है, अगर एरिया में रूट कर देंगे तो फिर साइड का स्क्वायर आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 6 है। 6 वर्ष बाद
देखो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाएगा। यदि उनके विवाह का समय उनका आयु का अनुपात 4 और 3 है तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? बढ़िया सवाल है, हमेशा ऐसा सवाल आता है, देखो ग्रुप डी में पूछा था, अच्छे से क्वेश्चन में नहीं आता है, बहुत ऐसे बच्चे तो पढ़ते में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या है, बट लेकिन क्वेश्चन अच्छा पूछता है, थोड़ा लॉजिकल होता है, बनाना होता है। अगर मान लो यहाँ पे प्रेजेंट एज में देखें उन लोगों का, तो यहाँ पे क्या है, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और प्रेजेंट एज कितना है 7 और 6, ठीक है। अब आगे बोला है क्या कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाता है। 6 वर्ष बाद 8 और 7 हो जाता है, बस ये चीज आ गई तो अब निकाल लोगे। सबसे पहले जब भी अगर एज में पढ़ते हैं ना, तो आज अगर मान लो अगर 10 साल के हैं ये लोग, तो 40 साल बाद भी दोनों लोगों का जो है ना एज का डिफरेंस बराबर होता है। हम और आपके बीच में समझो कि 2 साल का गैप है, तो आज से 10 साल बाद भी हम लोगों के बीच का डिफरेंस 2 ही साल होगा। तो इन लोगों का डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यानी यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यानी एज का डिफरेंस बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 का वैल्यू 6 दे दिया है, 1 का वैल्यू 6 दे दिया, तो प्रेजेंट में उन लोगों का एज हम निकाल लेते हैं। 6 में गुणा करेंगे 7 से, 7 6 42, और 6 में गुणा करेंगे 6 से, यानी 6 6 1 36, ये प्रेजेंट में आ गया। अब कह रहा विवाह के समय में, तो विवाह के समय में अगर मान लो हम निकालते हैं क्या, ये प्रेजेंट में अभी इतना है, अब विवाह के समय यानी पीछे का पूछ रहा है, यानी वहीं तो बोला है, देखो यहाँ पे बोला यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4 और 3 था, तो उनके विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, यानी पूछे का पूछा है। चलो विवाह के समय, तो सीधी सी बात है ये 42 हो गया, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये 42x मान लेते हैं, इसको यहाँ पे 42x मान लेते हैं और इसको 36x मान लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें से देखो पहले पूछा है, यानी कहीं ना कहीं यार 42x ना मान के ऐसा करते हैं, इनमें से 1x घटा लेते हैं ताकि आसान होगा हमें बनाने में, ठीक है। चलो यहाँ 42 में से क्या हो रहा है यार, देखो यहाँ से 42 में से x माइनस कर लेते हैं, ताकि उन लोग का ब्याह का समय का हमारा समय निकल गया। यार वो लोग ब्याह कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, हम क्या लॉजिक है यार, अब हम लोगों का नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ, ये हो गया 4/3। चलो निकालते हैं, यहाँ पे 42 का 3 गुना कितना होगा, 4 3 12 120 यानी 126, और माइनस में 3x, फिर बराबर में हो जाएगा 36 का 4 गुना 144, माइनस में 4x। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए ये 3x है, इधर 4x है, तो माइनस 3x इधर आएगा, प्लस में 4x हो जाएगा, 4x में से 3x घटेगा, क्या हो जाएगा x बराबर में 144 इधर है, 126 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 126 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 130 और 14 18, यानी x बराबर 18 आ जाएगा। तो यही तो पूछा है कि कितने वर्ष पहले हुआ था, तो 18 वर्ष पहले, तो ऑप्शन नंबर ए। देखा सवाल, तो ये होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो थोड़ा लॉजिकल सवाल पूछता है और अच्छा सवाल पूछता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है एक चोर जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है एक पुलिस वाले से भाग रहा है जिसकी गति 10 किलोमीटर है। चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, ठीक है, चोर भाई साहब पुलिस से 100 मीटर आगे है, तो पुलिस वाले चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। जब भी देखो अगर मान लो ये भाई साहब हमारे पुलिस भाई साहब है, ठीक है, ये भाई साहब हमारे चोर भाई साहब है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100 मीटर। तो जो ये 100 मीटर अगर मान लो पुलिस कवर कर लेगी, ये 100 मीटर, तो चोर को पकड़ लेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है उसी को तो हमें कवर करना है, सीधी सी बात है। तो 100 मीटर कवर कर लेगी तो हमारा पता चल जाएगा कि चोर कितने टाइम में पकड़ा जाएगा। तो टाइम निकालते हैं, तो टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस क्या दे रखा है 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर। अब स्पीड देखो, स्पीड यहाँ पर दोनों लोगों का स्पीड काउंट होगा, चोर भी भागेगा पुलिस भी भागेगा, क्योंकि भाई रुके थोड़ी रहेंगे, भागे रहेंगे। तो देखो जब भी अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अगर जब सेम डायरेक्शन की बात होती है तो S1 माइनस S2 होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो S1 प्लस में S2 होगा। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इधर से चोर भी भाग रहा है, इधर से पुलिस भी भाग रही है, सेम डायरेक्शन, यानी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस ले लेंगे क्या आ जाएगा, यानी 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर घंटा। ऊपर डिस्टेंस क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है, टाइम मिनट में दे रखा है। तो सीधी सी बात है, जो किलोमीटर होता है उसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है तो छोटे यूनिट में जाने के लिए करते हैं 5/18, यानी सीधी सी बात है किलोमीटर को हम चेंज करते हैं मीटर में, तो 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। वहीं अगर मीटर को अगर किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये चीजें ध्यान देना है आप लोगों को। तो बस यहाँ पर चेंज कर लेंगे, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18, तो 18 को ऊपर भेज देते हैं ताकि आसानी होगा, 18 हो जाएगा हमारा ऊपर। अब गुणा कर लेते हैं, ये देखो 10 से 1 दिन से खत्म, यानी हमारा सीधे समय कितना आएगा 180 सेकंड आएगा, बट यहाँ मिनट दिया है तो 60 सेकंड में कितना होता है, एक मिनट। तो डायरेक्ट इधर 60 से भाग कर देंगे, तो यानी हमारा सीधी सी बात है 3 मिनट आ जाएगा, और 3 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये लल्लू सवाल था, इस सवाल में कोई दम नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ता है, तो बाई का मान इतना लगा, तो उस गोले की नई त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, रेडियस पूछा है। तो सबसे पहले गोले का 2-3 चीजें लिख लो। गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर मान लो गोले का लेटरल सरफेस एरिया और इक्वल टू में होता है टोटल सरफेस एरिया, दोनों सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया गोला का बराबर होता है। ठीक है, तो मान लो गोला का ये एक मान लेता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है 4 पाई आर स्क्वायर। चलो सेम ही मान लेते हैं। कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अगर मान लो इसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 पाई, अगर मान लो इसमें 2 सेंटीमीटर r+2 का स्क्वायर बढ़ा देता हूँ तो इसमें क्या होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में 704। अगर बराबर करते हैं क्योंकि ये बढ़ जाता है देखो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी दूसरे ये वाला अगर मान लो ये बढ़ जाता है तो अगर मान लो बराबर करने के लिए तो माइनस करेंगे। तो देखो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर, इधर इसको माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 704। इसको बराबर को उधर भेजते हैं। ठीक है, इधर आता बराबर में, सॉरी बढ़ जाता है, माफ करना, यहाँ पे प्लस हो जाए। ठीक है, जब यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है, देखिए मैं थोड़ा पढ़ने में गलती कर दिया, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी इसमें जब बढ़ाते हैं तो इसको बराबर करने के लिए बढ़ जाता है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले लेते हैं। अब इसका हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब ऐसा करते हैं कि 4 पाई कॉमन ले लेते हैं। जब 4 पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ निकल के आएगा r का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी 4r। यहाँ से 4 पाई कॉमन आ जाएगा तो माइनस में r स्क्वायर बचेगा बराबर में 704। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 4 पाई, तो 4 यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 पाई के जब आप लिख देंगे 4 गुणे में 22/7। अब इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर देंगे। 22 से इसको काट दो, 22 से काटो, 22 3 66, 4 22 दूना 44, फिर 4 से काट दो 8 बार में, तो ये 7 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से अगर 4 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r+1। ठीक है, यहाँ से अगर मान लो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस में r। ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8 7 56। तो अगर इसको 4 से काट दो तो 13 चौका क्या हो जाए? 13 चौका 52, 14 चौका 56, यानी 14 आ जाएगा। तो r लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 1 माइनस हो जाएगा तो r बराबर में 13। जैसे यहाँ पर रेडियस 13 आया, मैं यहाँ पर गया और ऑप्शन नंबर डी मार दिया। जैसे ऑप्शन नंबर डी मार दिया, सीधी सी बात है, हमारा 1 नंबर कट गया और जो माइनस वाला है वो भी कट गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या था वो तो ध्यान से पढ़ना था मेरे को, और वो पूछा ये था कि देखो उस गोले की, माफ करना भाई साहब इसको हम ले लें, किधर गया, उस गोले की नई त्रिज्या पूछा, यानी नई रेडियस पूछा है हमें। हम तो ये पुराना वाला निकाला है ना, नई रेडियस क्या थी? r+2। ये तो पुराना वाला था, इसमें r+2 करेंगे तो हमारा नई रेडियस आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, पहले रेडियस 13 था, इसमें 2 ऐड करेंगे यानी नई रेडियस हमारा 15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये डी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी जाके एट द एंड ऑफ लास्ट में गलत कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन भिन्न बड़ा है? इसमें से बड़ा देखना है कौन सा बड़ा है। देखो जब भी ऐसा सवाल आता है ना, या सिंप्लीफिकेशन का सवाल होता है, उसमें पूछता है शॉर्ट सेंट्री डिस्टेंस का, तो देखो नीचे वाला बेस, देखो बेस सेम है, सेम नहीं है मतलब सेम कर दो। जब नीचे वाला बेस सेम हो जाता है ना, तो जो ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होती है वो बड़ा हो जाता है, और ऊपर वाला वैल्यू छोटी होती है वो छोटा हो जाता है। तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे? देखो सबसे बड़ी संख्या 42 है, सबको 42 बनाए थे, तो 42 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। जब नीचे 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 30, नीचे हो जाएगा कितना? 7 6 42। ठीक है, 14 3 42, तो ऊपर भी 3 से 29 27 बट्टे में 42, फिर 21 दूना 42, 16 दूना 32 बट्टे में 42, फिर यहाँ पे 29 बट्टे में 42। अब बोला है बड़ा कौन है, तो ऊपर वाला वैल्यू देखो बड़ा किसका है, यहाँ 30 से 27 से 32, यानी ये वाला संख्या बड़ा है 3 नंबर, यानी 3 नंबर क्या है? 16/21। ये बड़ा हुआ कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगर वही छोटा पूछता तो यानी हमारा कितना हो जाता? 27/42, यानी 9/14। ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल होता है, इसमें कुछ नहीं होता। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, 15% मत अवैध हो गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ और उसने 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया, तो कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे? ठीक है, देखो जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा था एक लाइन इसमें
ध्यान आया, और वो भी चीज़ें आपको हर एक क्वेश्चन में जब भी अगर आए, जैसे इलेक्शन का क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। और वो है कि यहाँ पे देखिए आएंगे, यहाँ पे पढ़ते हैं कि तो 90% चुनाव मतदान किया और 15% अवैध हो गए। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का, ये वाला वैध मत, जब भी अगर वैध मत बोले यानी वैलिड बोले, कि जब भी अगर हमारा जो वैलिड है यहाँ पे वैलिड कैंडिडेट जो है हमारा, यहाँ पे वैध मत का आ गया तो सीरीज मेथड यूज करेंगे। अगर यहाँ पे टोटल पूछता है कि कुल मत होगा तो वहां पे हम बेसिक से जाते हैं, बट यहाँ पे वैध मत बोल दिया तो हमें सीरीज से बनाएंगे। और सीरीज से बनाएंगे तो देखो मान लो हमारे पास टोटल वोट कितने थे, एक्स थे। ठीक है, एक्स वोट थे, जिसमें से क्या कह रहा है कि 90% ने मतदाताओं ने मतदान दिया। ठीक है, यानी एक्स में से 9/10 ने मतदान दिया। ठीक है, 90% मतदाताओं ने मतदान किया और 15% क्या हुआ, अवैध हो गए। इसमें के यानी 9/10 का क्या हो रहा है, 15% क्या हो गया, अवैध हो गए। तो 15% अवैध हो गए तो यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20, यानी 20 से 3 अवैध हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 17/20। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और कह रहा है कि अवैध होगा और विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ। ठीक है, वैध मतों का 51%, ये वैध मत हो गया, इसका 51% प्राप्त हुआ। देखो, और यहाँ पर आगे एक और लाइन पढ़ेंगे तो ये बोला है कि उसने 21 से 42 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। यानी अंतर से, जब यहाँ पर अंतर बोल दिया है ना, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, दो चीजें होंगी। तो मान लो पहले जो विजयी उम्मीदवार था उसको कितना परसेंट वोट मिला, 51% वोट मिला, और जो हारा होगा 49%। यानी ये जो 2% का वैल्यू है यही तो दे रखा है हमें, कितना, 2%, यानी 2142, यानी 2% का मान निकालना था। यहाँ पे 51/100 नहीं निकलना था, 2% का। यहाँ पे अंतर बोला था यानी दोनों का अंतर लेना था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे इंटू में 2%, यानी 2/100, और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है भाई साहब, 2142। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट होता है बनाने का तरीका। देखो 17 से काट के देखते हैं, अगर मान लो 17 से काट के देखते हैं, 17 से काटते हैं, 17 एकम 17, 17 4 21 44, तो 17 दूना 34, फिर कितना होता है 10, यानी 102, 17 5 50, 17 6 102, यानी 26, 126 आ गया। फिर 9 से कट जाएगा, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 3 9 चौका 36, 2 से काट दो, 7 बार में खत्म। अब नीचे वाला सारा गुणा कर दो, यहाँ पे देखो 7 दूना 14, यानी 14 ये हो गया, 1 2 2 2 4, 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा 14 में 4 जीरो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ये। तो ये सवाल था, बढ़िया सवाल था, बस यहाँ पे पढ़ना था। वैध उम्मीदवार वाला 1-2 लाइन होता है जो यहाँ पर समझना था कि अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर लेते हैं, जो विजयी हुआ है जो हारा हुआ है दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस सेम लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दोनों का सिर्फ 100 में से 2 घटा के 98/100 लिख दे, वो ऐसा नहीं हो तो वहां पे गलत हो जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, कह रहा है स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाले एक गोताखोर 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो गोताखोर की धारा के अनुकूल गति क्या करे, सीधी सी बात है। इसमें यह कह रहा है कि कोई गोताखोर आदमी है जो धारा के क्या हो रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, फिर धारा के अनुकूल जा रहा है, और डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, 85 किलोमीटर कवर कर रहा है। 50 किलोमीटर जा रहा है, 50 किलोमीटर आ रहा है, तो टाइम जो लग रहा है ना 2 गुना लग रहा है। किसके कंपेरिजन में, तो डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में। डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल, अनुकूल के कंपेरिजन में प्रतिकूल आने में उसको टाइम 2 गुना लगता है। जब भी अगर टाइम 2 गुना लग रहा है और डिस्टेंस क्या है, सेम है, 50 किलोमीटर जा रहा है, 50 किलोमीटर आ रहा है, तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम का अपोजिट स्पीड हो जाता है, स्पीड का अपोजिट टाइम हो जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, 2-3 चीजें समझा देता हूं मैं आराम से। सबसे पहले अगर मान लीजिए इसमें अगर मैं निकालता हूं तो देखो डाउन स्ट्रीम होता है, निकालने का डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस में y। ठीक है, अप स्ट्रीम होता है x माइनस में y। और x का मान निकालना होता है तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, x का मान निकालना होता है यानी नाव का स्पीड निकालना होता है, तो d माइनस यू y में 2 होता है, d प्लस में u बटे में 2। अगर y का निकालना होता है तो d माइनस यू बटे में 2। अगर रेशियो में निकालना होता है डायरेक्ट x बटे y, अगर रेशियो में निकालना होता है तो ये d प्लस यू और ये होता है d माइनस यू, क्योंकि ये 2 खत्म हो जाता है रेशियो में। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान आनी चाहिए। ठीक है, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई होता है, अप स्ट्रीम x माइनस वाई होता है, x का मान निकालना होता है तो d प्लस यू होता है, y का मान होता है तो d माइनस यू होता है। ठीक है, इसी बेस पे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला क्या, डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे बोला है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है क्या, धारा के अनुकूल, यानी इधर से धारा भी जा रही है और नाव भी जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये वो डाउन स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम होता है धारा के प्रतिकूल, उधर से धारा आ रही है, इधर से नाव जा रही है, तो अप स्ट्रीम होता है। तो यही बोला है सवाल में, जब हम यहाँ पर सवाल पढ़ रहे थे तो सवाल में इन्होंने बोला है क्या, गोताखोर को 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, यानी समय हमारा सीधी सी बात है क्या, कि जो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 1 ले रहा है तो अप स्ट्रीम 2 लग रहा है टाइम।
डिस्टेंस से मैं 85 किलोमीटर जाए, 85 किलोमीटर है तो स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा 2/1। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जब भी अगर डी बाई यू दिया है तो हमारे यहाँ किसका मान हो जाएगा, देखो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। तो अगर एक्स और वाई का मान निकालना हो तो क्या होता है, डी प्लस यू, तो यहाँ पर डी प्लस यू कितना, 2 और 1 3 हो जाएगा, वाई का मान माइनस हो जाएगा, डी माइनस यू, 2 में से 1 गया 1, यानी एक्स का मान 3 है, वाई का मान 1 है, यानी रेशियो में, यानी समझो मैं यहाँ पे के मान लेता हूँ, ये 3 के है 1 के है। ठीक है, अब देखो ये रेशियो में, बट स्टार्टिंग का लाइन पढ़ोगे ना तो बोला है स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से नाव चलाने में, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव, यानी एक्स का मान दिया है, एक्स का मान दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 के का मान दिया है 3, तो यहाँ पर के का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 1 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर सीधी सी बात आ जाएगा कितना हमारा, एक्स का मान कितना यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ये हमारा अप स्ट्रीम वाली। बट यहाँ पे बोला क्या है, गोताखोर धारा के अनुकूल गति क्या होगी, धारा के अनुकूल अभी मैंने क्या बताया, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई, तो रेशियो में दिया है, वैल्यू में क्या आया हमारा 3 आया और 1 आया, और डाउन स्ट्रीम निकालना है धारा के अनुकूल, यानी क्या निकालना है, एक्स प्लस में वाई निकालना है, तो 3 प्लस में 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इतना टाइम लगाने वाला सवाल नहीं था, बहुत इजी में समझ में आ जाना चाहिए था कि 3 का वैल्यू दिया है, 3 1 का वैल्यू निकालना था, बट समझाने के लिए मैं इतना समय लिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और इसीलिए ये सारी चीज़ें बता दिया, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, क्योंकि यार ये ऐसा सवाल होता है ना, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे घटाना है, कहाँ डिवाइड बाई 2 करना है, तो कन्फ्यूजन होती है ये बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले सवाल में। ठीक है, तो एक बार इसको फिर दोबारा का पीछे करके देखोगे, इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3 और 7 है और 7 और 5 है, यदि दोनों बर्तनों को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। इजी सवाल है, कुछ नहीं है। पहले में अगर मान लो यहाँ पे 20 है, 20 लीटर है, 20 लीटर का अगर मान लो हम यहाँ पे मिल्क और वाटर लेते हैं, तो मिल्क और वाटर कितना है 3:7 है, अगर दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 का मान कितना होगा 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 3:7। ठीक है, ये रेशियो है, तो 10 का मान 20, 1 का मान कितना हो गया 2, तो यानी 3 का मान कितना हो जाएगा 6 और 7 का मान 14, यानी ये 6 लीटर हो जाएगा, 14 लीटर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है 36 लीटर है, 36 लीटर है, इसका रेशियो कितना आएगा 7 और 5, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो हम देखूं मैं यहाँ पे तो 7 और 5, यानी 12 का मान 36 दिया, 1 का मान 3, यानी 7 का मान 21, 5 का मान 15। ठीक है, अब देखो ये लीटर में आ गया, यानी ये 6 लीटर, यहाँ पे ये हमें लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ये लीटर में है। ठीक है, ये 6 लीटर है, 14 लीटर है, ये 21 लीटर है, 15 लीटर है। बट लास्ट वाला लाइन पढ़ोगे, लास्ट वाला लाइन में बोला है यदि दोनों बर्तनों को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, एक साथ मिला दिया जाए, दोनों बर्तनों को एक साथ मिला दिया जाए, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा पहले क्या हमारा आएगा मिल्क आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वाटर, तो मिल्क यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 21, 21 6 कितना होता है 27। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 14, यहाँ पे क्या है 15, 14 और 15 29, तो दोनों का रेशियो क्या है 27:29 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बस यहीं पे दे रखा था, दोनों का रेशियो दे रखा था, इसको हम लीटर में निकाल दिए दोनों का, क्योंकि टोटल वैल्यू दे ही रखा था, 7 और 3 का दे रखा है, 10 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 2, यहाँ पे 6 14 सेम ऐसे ही दिया था, दोनों को हम मिलाने के बाद ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। तो इजी सवाल था, इस सवाल में ज्यादा दम नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 4 है तो लुप्त आवृत्ति ज्ञात करें। लुप्त आवृत्ति ज्ञात करना है, जब भी ऐसा चीजें निकालना है, जैसे मान लो लुप्त संख्या निकालना है तो इसको x मान ले। ठीक है, देखो माध्य निकालना है तो माध्य क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और एफ वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली संख्या है इसको हम लोग ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेम वही संख्या है जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, ऊपर टोटल जितना संख्या आता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले संख्या क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर देते हैं, फिर नीचे वाले संख्या ऐड करके घटा देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, देखो बनाते हैं, अगर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे 3 त्रिका 9, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 5 चौका 20, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 9 में 1 से गुणा करोगे 9x, फिर प्लस, यहाँ पे 8 दूना 16, डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ लेते हैं 4 3 7 और 8 7 15 प्लस में x, और हमारा टोटल माध्य कितना है, देखो माध्य कितना है हमारा तो 4 है। बस अब इसको हम सोल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर देख लो 20 और 9 29, 29 में 16 करोगे 45, 45 प्लस में 9x बराबर ये 15 ऊपर चल 15 चौका 60 और प्लस में क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, इधर 9x है इधर 4x है, तो इधर लाओगे तो 5x हो जाएगा, 60 में से इधर अगर मान लो 45 घटाओगे तो 15 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। कहाँ है x बराबर, ये कट जाएगा, तो x बराबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी
इजी सवाल था, इस सवाल में कुछ करना है था ही नहीं। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इसके मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करके सारे संख्या को ऐड कर देंगे, फिर नीचे वाले संख्या को ऐड करके और फिर जो टोटल माध्य है इसको आके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का रहा 25 सवाल, और इस 25 सवाल का आपका यहाँ पे दो चीजें मिलेगा, एक तो आपको प्रिंटेबल भी मिलेगा इस बार, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा और एक क्लास नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, क्लास नोट जो मैंने पढ़ाया उसका क्लास नोट्स और ये प्रिंटेबल पीडीएफ आपको द विनर्स ऑफिशियल में मिल जाएगा। तो ये चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी ये आज का रहा टोटल 25 सवाल। बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, इस प्रैक्टिस सेट में आपको कितना मजा आया, क्योंकि मैंने इसमें आपको होमवर्क का क्वेश्चन कोई नहीं दिया, मैं टोटल 25 सवाल में खुद सॉल्व किया हूं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बाकायदा बताना है कि हाँ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताइए, और कितना प्रैक्टिस सेट हमें कराना चाहिए आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकायदा लिख के कि भैया आप इतना प्रैक्टिस सेट कराओ। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस सेट आप बताओगे, जिसका मेजोरिटी ज़्यादा रहेगा उतना प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम। और बाकी आप लोग के एयर पब्लिकेशन को उसका हम टोटल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और ये हमारा चैनल है द विनर्स ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस पे ग्रुप डी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक आने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम 2 महीना है, 2 महीने में पूरा धुआं निकाल देना है। ठीक है, इतना ऐसा करना है कि अपने भाई पे विश्वास रखो, पूरा मैथ में 25 में 25 क्वेश्चन कैसे भी हो, 25 में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 25 में 25 नंबर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई।